आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज हमने शुरू की थी उसमें पार्ट नंबर 3 नेशनल मूवमेंट का आज हमको देखना है। थोड़ी सी लंबी वीडियोस होगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्या किया है बच्चे, आपके लिए जो महत्वपूर्ण नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस हैं जिनकी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनका ही कंपाइलेशन आपके लिए किया गया है। और मुझे आशा है कि अगर आप ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं, अगर आप उनको अच्छे से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। देखो, ये तो आप सबको मालूम है कि समय कम है और ऐसे कम समय में जाहिर सी बात है हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम वो चीज़ें पढ़ें जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंस जाएं, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ हमने शुरू भी की थी। और बच्चे वही मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वीडियो अभी आपको थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल मेहनत करते हैं तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलना है। अगर आप शॉर्टकट्स अपनाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत ऊपर से हमको पढ़ना है, बेटा CGL का एग्ज़ाम है तो ऊपर से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको लग सकता है कि अरे ये तो टॉपिक मेरा हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो क्या मतलब। इसलिए प्रयास करें कि भले ही थोड़ी सी मेहनत बढ़ रही है, एक्स्ट्रा मेहनत करो लेकिन उसका परिणाम मिलेगा। चल, तो राष्ट्रीय आंदोलन 3 नेशनल मूवमेंट 3, तो इसके जल्दी से क्वेश्चंस हम लोग लगाना शुरू करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें की थी और उसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष गठित हुई। जब लोग बात करते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो बच्चे 1925 की ये घटना है और हम देखते हैं कि इस घटना में हुआ क्या था कि एक ट्रेन जिसमें हमारे क्रांतिकारियों को ये सूचना मिली कि सरकारी खजाना बहुत सारा जा रहा है और हमारे क्रांतिकारियों को चाहिए थे भाई पैसे हथियार खरीदने के लिए, और ऐसी स्थिति में उन्होंने प्लान बनाया कि ये ट्रेन रोकना है और पैसा लूटना है। अभी जो काकोरी नाम का गांव है वहीं पर ये ट्रेन को रोका गया। ये आज उत्तर प्रदेश में है। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम का प्रांत था, आज इसका नाम उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर ट्रेन रोकी गई। अच्छा, कौन से संगठन के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो सही जवाब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है बच्चे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बात करें HRA की, तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई, और ये जो HRA है जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई, तो उसको स्थापित करने में जो सबसे बड़ा नाम आपको दिमाग में रखना है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। हालांकि इनमें और भी लोग थे जैसे सचिन सान्याल भी हैं, लेकिन सबसे मुख्य नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। और राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में ही फिर HRA ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया। अच्छा, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, तो आइए और नाम सुनते हैं। तो राजेंद्र लाहिड़ी एक नाम है, राजेंद्र लाहिड़ी। एक नाम है आपके सामने रोशन सिंह एक नाम है। एक नाम है अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला खान एक नाम है। और हम देखते हैं कि इनके अलावा, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, इनके अलावा एक नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। अब मैंने अलग से चंद्रशेखर साहब का नाम इसलिए लिखा क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद जब काकोरी में ट्रेन को लूट लिया जाएगा, उसके बाद ब्रिटिशों ने पूरे काकोरी में धरपकड़ करवाना शुरू करवाया, गांव-गांव में तलाशियां हो रही हैं, तब चंद्रशेखर आज़ाद साहब पकड़ में नहीं आए, लेकिन जो बाकी 4 लोग हैं, बिस्मिल साहब और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, ये लोग पकड़ा गए और तब बच्चे इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। कौन सी सज़ा, तो फांसी की सज़ा इनको दी गई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद तो पकड़ में आए ही नहीं। ठीक है, चल, तो ये बात हमने दिमाग में रख ली। यहाँ पे एक और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि HRA का नाम आगे चल के HSRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। और ये कब होगा, 1928 में। फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है दिल्ली में, वहाँ पे ये नेम चेंज होगा। एक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी है ना, तो उसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, तो वहीं पर उसी जगह पे HRA का नाम HSRA कर दिया गया था 1928 में। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती में मौजूद किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई। अभी हमने बात की कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को छोड़ के बाकी लोगों को फांसी हुई थी।
इसके बाद देखें प्रश्न क्या बोलता है, काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी किस संगठन से संबंधित थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो बच्चे, थोड़ा सा पेस मेंटेन करेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, आपको भी मालूम है, ठीक है, और अच्छे स्तर का पेपर आपका होता है सीजीएल में, तो इसलिए थोड़ा सा पेस मेंटेन करना है हमको। अच्छा, कुछ बच्चों की ये भी एक समस्या थी कि सर पीडीएफ हमको नहीं मिल रही है, आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहली बात तो ये है बच्चे कि पीडीएफ अब आपको जल्द से जल्द दे पाएँ, उसके लिए हमने वो सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं और आशा है कि ये जो समस्या अभी तक आपको आ रही थी अब वो नहीं आएगी और आपको पीडीएफ जल्द से जल्द मिलना आप शुरू हो जाएंगी। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट वीक से हमें उम्मीद है कि हम लोग और बेहतर स्ट्रीमलाइन कर देंगे और आपको क्लास के तुरंत बाद जल्द से जल्द पीडीएफ और अन्य कंटेंट जो भी आपको मिलता है उसको अच्छे से सही तरीके से सही समय के अंदर देने का प्रयास हमारा पूरा है, ठीक है। और आपको दिखने लग जाएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक फेमस स्टेटमेंट है, हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, मगर फैसला अगर जंग से होगा तो जंग ही सही। लेकिन इनको हमने देखा कि भाई 1925 काकोरी केस के बाद अफसोस है कि भाई इनको फांसी की सजा हो गई थी। अच्छा, आगे देखें, 1928 में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस को अंजाम दिया गया? अब बच्चे एक टॉपिक है जो हमको आगे पढ़ना है, उसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय कमीशन था और ये भारत में 7 लोग क्यों आए थे डिसाइड करने कि इंडियंस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो संवैधानिक सुधार जो इंडियंस मांग कर रहे हैं वो हमको देना है कि नहीं देना है, और अगर देना है तो क्या देना है। तो कुल मिला के साइमन आयोग 7 लोगों का आयोग था। इसके अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन, उनके नाम पे इसको नाम मिला साइमन आयोग। ये इंडिया आता है डिसाइड करने की क्या इंडियंस को संवैधानिक सुधार जो इंडियंस कॉन्स्टेंटली मांग रहे थे वो देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, अगर देने चाहिए तो कितने देने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो इंडियंस को इस बात से आपत्ति थी कि 7 सदस्य आए हैं और सब के सब ब्रिटिश हैं, कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं। तो भारतीय लोगों का आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची कि क्या आप ब्रिटिश हम भारतीयों को इतना भी योग्य काबिल नहीं समझते कि आप 7 में से कम एक ही इंडियन कर देते। भाई कुछ तो भारतीय सदस्य आप करते कि मतलब क्या आप हमको इतना भी काबिल नहीं समझते कि हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि साइमन आयोग जहां जाएगा उसका विरोध करेंगे। और जब साइमन आयोग एक बार लाहौर गया तो वहां पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, रैलियां निकाली गई और लाला लाजपत राय साहब लाहौर में मौजूद थे जिस समय कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी साइमन आयोग का। और तभी जेम्स स्कॉट जो कि वहां का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाला लाजपत राय साहब बुरी तरह से जख्मी हुए और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई तो पंजाब में क्रांतिकारी लोग एकदम भड़क उठे। लाला लाजपत राय वैसे भी पंजाब क्षेत्र के थे, इनको शेरे पंजाब, पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, तो क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया कि ठीक 1 महीने के अंदर बदला लेंगे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का। तो वो ऑब्जर्व करने लगे कि भाई जेम्स स्कॉट जो एसपी था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था वो उसकी एक्टिविटीज क्या है। तो वो रोज एक समय एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता था, फिर एक फिक्स समय वो उतरता था, आता था बाहर। और तब हमारे क्रांतिकारियों ने डेट तय की कि ठीक है इसकी हत्या करना है। 17 दिसंबर 1928 यानी ठीक 1 महीने बाद जेम्स स्कॉट को जिस दिन मारने का प्लान था, तो बच्चे उस दिन कौन कौन लोग, भगत सिंह, तो भगत सिंह साहब, इनके अलावा हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, इनके अलावा राजगुरु और सुखदेव साहब। तो बेटा ये हो गए वे 4 लोग जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग में। लेकिन जिस समय जेम्स स्कॉट उतरता था पुलिस स्टेशन से उसी समय कोइंसिडेंटली दूसरा व्यक्ति असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स वो उतरा और क्रांतिकारियों ने गलती से उसे स्कॉट समझ लिया और उस पर ही गोलियां बरसा दी और उसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई है उसके खिलाफ यहाँ पे बदला लिया गया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी की जान ली? सॉन्डर्स। मारना किसको था? जेम्स स्कॉट जो था एसपी, लेकिन गलती से मार किसको दिया? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी जिसका नाम था सॉन्डर्स। ठीक है, चलिए अब यही वो पिस्टल है जिससे भगत सिंह साहब ने गोली चलाई थी और मार दिया था सॉन्डर्स को। अब उस समय तो ये सभी लोग फरार हो गए,
लेकिन आगे चल के क्या होगा वो हमको अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा। चल, भगत सिंह के अलावा किस अन्य क्रांतिकारी द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया? अब देखो, आप सबने अभी अभी अच्छे से सुना कि 17 दिसंबर 1928 को हमने देखा कि सॉन्डर्स की हत्या हुई है। देखो, महीना है दिसंबर, यानी खत्म होने वाला है साल 1928। अब होगा क्या कि 1929 आ गया है। अब इस समय आते आते हम देखते हैं कि भगत सिंह साहब और अन्य क्रांतिकारी जो होते हैं उनके मन में एक भावना डेवलप होती है। जैसे भगत सिंह साहब सोचते हैं कि मैं अकेला कितने ही ब्रिटिशों को मार लूंगा, मैं एक ब्रिटिश को मार लूंगा, मैं 2 को मार लूंगा, मैं 10 को मार दूंगा, लेकिन एक सीमा है। अगर हमें सच में भारत से ब्रिटिशों को निकालना है तो ऐसी स्थिति में घर घर में भगत सिंह होना जरूरी है। और यानी अगर हमें ये सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेवोल्यूशन, शस्त्रों के जो अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना, तो शस्त्र के माध्यम से अगर हमें ब्रिटिशों को निकालना है तो उसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग वही काम कर पाएं जो आज हम क्रांतिकारी कर रहे हैं। लेकिन अब इसका यह भी मतलब है कि भगत सिंह साहब कहना चाह रहे हैं कि हमारी बात हमको अब जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी तो जनता समझेगी कि हम कौन हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं और कैसे देश को हम ब्रिटिशों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। यानी अब फैसला लिया गया है कि हमको जनता के बीच में अपने विचार पहुंचाने पड़ेंगे। और उस समय एक सबसे अच्छा साधन था मीडिया, आज भी है, उस समय भी था। उस समय सोशल मीडिया या टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन उस समय है क्या आपके पास, न्यूज़पेपर। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब ने 8 अप्रैल 1929, तो देखें पुलिस ढूंढ रही है भगत सिंह साहब को इस केस में, लेकिन 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब ने ये बात ठानी कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम लोग लाइमलाइट में आएंगे और जिसकी वजह से देश की जनता हमें और हमारे काम करने के तरीकों को जान पाएगी और जिससे घर घर में लोग हमारे जैसे बनने का सोचेंगे। यही वो घटना है जिससे भगत सिंह घर घर में लोकप्रिय हो जाएंगे। और आज भी अगर आप कभी किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि सबसे बड़े वो क्रांतिकारी किसको मानते हैं, अधिकतर लोग, मैं ये नहीं कह रहा सब, अधिकतर लोग आपको भगत सिंह साहब का नाम लेते हुए दिखेंगे। इसी घटना ने उनको लोकप्रिय बनाया। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किया बम विस्फोट। तो उस समय केंद्रीय विधानसभा, जैसे आज हम बोलते हैं लोकसभा, उस समय केंद्रीय विधानसभा थी और उसमें एक विजिटर्स गैलरी होती थी जहां पर ऊपर विजिटर लोग आ सकते थे और नीचे जो सदन में लोग डिबेट कर रहे हैं कानूनों पर वो सुन सकते हैं विजिटर्स ऊपर से। तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विजिटर गैलरी में पहुंचे और वहां से उन्होंने बम फेंके। ये बम जानबूझ के खाली बेंचों पर फेंके गए क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह साहब और बटुकेश्वर दत्त साहब का उद्देश्य था बहरे को सुनाना। यहाँ पर मतलब है कि ब्रिटिश सरकार को सुनाना कि हमारी मांगे सुनो, अत्याचार मत करो, आप निकलो। और सबसे बड़ी बात, जब आपने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया तो जाहिर सी बात है आप अगले दिन के अखबारों में छा गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात यह है कि बच्चे, खाली बेंचों पर बम क्यों फेंका, किसी ब्रिटिश को मार क्यों नहीं दिया, शायद कुछ बच्चों के मन में सवाल आए। भाई देखो, क्रांतिकारी हमारे अच्छे लोग हैं, वे ऐसे ही किसी ब्रिटिश को नहीं मारते, वो बेकार ब्रिटिश लोग या बेकार ब्रिटिश अधिकारियों को मारते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ब्रिटिशों को मार सकते थे, सबको नहीं मारते थे, जो बेकार है। और जब हमने देखा कि भाई जो विधानसभा है तो वहां पे उनको किसी को मारना नहीं था तो उन्होंने खाली बेंचों पर बम फेंका। अब इनको तुरंत, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनका उद्देश्य भी यही था कि गिरफ्तार होना है और तभी तो अपने विचार पहुंचा पाएंगे। अब अगले दिन के समाचार पत्रों में बिल्कुल इनकी ही खबर छपी कि भाई इनने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। और साथ साथ इन्होंने और क्या एक चीज की कि जब ये जेल गए तो इन्होंने देखा कि जेल में अमानवीय परिस्थितियां हैं, इनह्यूमन कंडीशंस हैं। जैसे जो कैदियों के जो कपड़े हैं कई कई दिनों तक धुलते नहीं थे, कॉकरोच घूम रहे हैं, दाल एकदम पानी है, यानी बिल्कुल रहने स्तर पर स्थिति नहीं। तो इनने जेल के अंदर जाके कह दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब इनने फास्ट रख लिया, खाना नहीं खाएंगे, तो अब और ज्यादा न्यूज़पेपर्स ने इनके बारे में छापा और लोगों की बहुत बड़े स्तर पर सिंपैथी इन्हें प्राप्त होने लगी। जैसे हम देखते हैं कि
उस समय जब इनका वजन घटने लगा तो हर दिन पेपर में छप रहा है कि भाई भगत सिंह साहब की तबीयत खराब हो रही है, वजन घटा। तो लोगों में और एडिशनल जिज्ञासा भी इनको लेकर बनी कि अरे भाई पता नहीं कब क्या हो जाएगा। फिर लोगों ने इनके बारे में और पढ़ना और जानना शुरू किया और न्यूज़पेपर्स भी और लिखना शुरू किए कि भगत सिंह साहब कौन हैं, इनके संगठन का क्या नाम है, इनने इससे पहले क्या किया है। वहाँ पर लोगों को पता चला कि अच्छा इन्होंने ही सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो धीरे धीरे भगत सिंह साहब बनने लगे घर घर में हीरो। मीनवाइल ब्रिटिश सरकार को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आ रही थी। वो तो नहीं चाहेंगे कि कोई हीरो बने कोई भारतीय। ऐसी स्थिति में जबरदस्ती बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों को जो जेल में अलग अलग केसों में बंद थे उनको मारा गया कि आप ये जो अनशन आप लोग कर रहे हो उसको तोड़ो, जो भूख हड़ताल आपने की है इसको तोड़ो। हमारे कई सारे क्रांतिकारियों को मारा गया, उल्टा लटका के पांव के तलवों पर लाठियां ही लाठियां मारी गई कि आपको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इनको सिंपैथी प्राप्त हो और इनको कुछ अगर हो गया तो और ज़्यादा हीरो बन जाएंगे, है ना भाई। जब कोई शहीद हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है लोग और ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने भी ठान लिया है कि नहीं तोड़ेंगे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 64वें दिन की भूख हड़ताल, जी हाँ 64th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक, 64वें दिन की भूख हड़ताल में जतिन दास नाम के क्रांतिकारी की मृत्यु हुई। तो जतिन दास एक क्रांतिकारी थे, उनकी 64वें दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। सोचो 64वां दिन। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी थे ना, भगत सिंह साहब भी हैं और भी बहुत सारे क्रांतिकारी अलग अलग केस में, जतिन दास साहब की मृत्यु हो गई। मीनवाइल चंद्रशेखर आजाद साहब को भी पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा, राजगुरु और सुखदेव ये लोग भी तब तक पकड़ा गए थे, भगत सिंह तो पहले ही पकड़ा गए। ऐसी स्थिति में ब्रिटिशों ने क्या किया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन पर लाहौर षड्यंत्र के सॉन्डर्स को मारने के लिए मुकदमा शुरू कर दिया और चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ढूंढ रही है। 27 फरवरी 1931 की बात है। चंद्रशेखर आजाद साहब की खबर एक गद्दार व्यक्ति, गद्दारी उनका दोस्त था, जो दे देता है ब्रिटिश पुलिस को। तब ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे रहती है और तब चंद्रशेखर आजाद साहब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में घिर जाते। यहाँ पे जब उनने नोटिस किया कि चारों तरफ से पुलिस मौजूद है और उनके पास जो गोली है, उस बंदूक है उसमें एक ही गोली है, तो उनने सोचा कि भाई अब भागते नहीं, अब क्या करना है। उन्होंने उस एक गोली से अपने आप को ही शूट किया और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, तो उनने वो चीज़ सिद्ध की, वो ब्रिटिशों के पकड़ में नहीं आए। तो 27 फरवरी 1931 एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मृत्यु होती है चंद्रशेखर आजाद साहब की, ठीक है। और फिर अगले ही महीने 23 मार्च 1931 को, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो बच्चे इन्हें फांसी की सजा होती है। और हम देखते हैं कि हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में देश ऑब्जर्व करता है। तो जो शहादत इनकी है उसको याद करने के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कभी कोई व्यक्ति किसी के लिए कर सकता है वो है अपनी जान देना। क्योंकि जब आप अपनी जान देते हो ना बेटा, तो उसके बाद आपका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप सोचो, उन्होंने ऐसी पीढ़ियों के लिए अपनी जान न्यौछावर की है जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं, यानी आप और मैं। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। कोई व्यक्ति जब किसी को पसंद करता है उसके लिए बंगला, गाड़ी, तमाम चीजें कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस है, सबसे बड़ी कोई चीज जो किसी के लिए कर सकता है वो है अपना जीवन का दान देना। तो इसके बाद मैंने बोला ना, आपका खुद का जीवन खत्म, तो इन लोगों ने ये वो किया है। शहीद दिवस 23 मार्च 1931 इन्हें फांसी दे दी जाती है। आइए, तो हमने प्रश्न कहाँ से शुरू किया, भगत सिंह के अलावा किस अन्य क्रांतिकारी द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया, बटुकेश्वर दत्त। अगला देखें, ब्रिटिश जेल की अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध भूख हड़ताल में सबसे पहले कौन शहीद बने, जतिन दास। अभी अभी हमने इनके बारे में पूरी बात कर ली। चलो, किस मुकदमे के तहत भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा हुई। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत जवाब ऐसा दे देते हैं, उनको ऐसा लगता है केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट। पहली बात, केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट में राजगुरु और सुखदेव साहब को क्यों ही फांसी मिलेगी, उनने तो बम फेंका नहीं, वो तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। यानी साफ बात है, फांसी इसके लिए तो नहीं मिली। किसके लिए मिली है, तो बेटा लाहौर केस, क्योंकि वहां पे सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, ठीक है। चल, फिर
किस मुकदमे के तहत, ये वाली बात हमने देख ली। ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में खुद को गोली मार ली थी? इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। और जो तिथि है वो क्या है बच्चे, तो हम लोग देखते हैं 27 फरवरी 1931 की ये पूरी घटना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? तो 23 मार्च। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों की, तो 1930 में एक ऐसी घटना घटित हुई कि मैं मानता हूं कि भाई हर एक इंडियन को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, और इसमें क्या हुआ, कौन लीडर थे, उनके साथ क्या हुआ, ये भी मालूम होना चाहिए। ये बात छोड़ दो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये बात छोड़ दो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ हर एक इंडियन को मालूम होना चाहिए, इतना बड़ा सेक्रीफाइस था। अब 1930 में हुआ क्या कि चटगांव बांग्लादेश में एक जगह का नाम है, उस समय तो इंडिया में ही था, उस टाइम पे तो कोई बांग्लादेश है नहीं, तो वहां पे ब्रिटिशों का एक शस्त्रागार था। शस्त्रागार यानी शस्त्र रखने की जगह, यहाँ पे शस्त्र यानी आर्मरी रखी जाती थी और मैन्युफैक्चर भी होती थी। तो हमारे क्रांतिकारियों को किसी ने सलाह दी कि भाई आप पहले पैसा लूटोगे, फिर उससे शस्त्र खरीदोगे, सीधा आप शस्त्र लूट लीजिए। क्रांतिकारियों ने बोला अच्छी बात है। तो भाई तब 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया गया, और जिसके लीडर का नाम था सूर्य सिंह। 1930 की घटना है। इनका जो संगठन है उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन ये इनका संगठन है, IRA। और उद्देश्य क्या है कि भाई चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रों को लूटना। 65 युवा क्रांतिकारी थे, उनके ही लीडर हैं सूर्यसेन साहब। अच्छा, इसमें एक विशेष बात यह है, चटगांव शस्त्रागार लूट में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था साथ साथ। वैसे हमने जो क्रांतिकारी आंदोलन देखे, हमें ज्यादा महिलाएं वहां पे नाम देखने को नहीं मिले, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो देखो कुछ नाम है भी, जैसे प्रीति लता वाडेदार, तो ये भी चटगांव शस्त्रागार लूट में थी, लेकिन लीडर कौन थे? सूर्यसेन साहब। ठीक है, अच्छा आगे की बात करें, 1930 में इन्होंने ये शस्त्र लूट लिए यहाँ से, और ब्रिटिश इन तक पहुंच ना पाए उसके लिए इनने ब्रिज जो होते हैं, ब्रिज पुल उड़ा दिए, टेलीफोन लाइनें काट दी, कोई भी कम्युनिकेशन हो सारी लाइनें सब तबाह कर दी ताकि ब्रिटिश पहुंच ना पाए। लेकिन आप जमीन तो हटा नहीं सकते, ब्रिटिशों को समय लगा मगर ब्रिटिश पहुंचे, और उसके बाद आगे चल के सूर्यसेन साहब गिरफ्तार भी कर लिए गए। सूर्यसेन साहब को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इनका एक एक नाखून खींच खींच के निकाला गया, एक एक सिर का बाल खींच खींच के निकाला गया, एक एक दांत खींच खींच के निकाला गया, बताइए। और उसके बाद इन्हें फांसी दी गई। फांसी देने के बाद भी इनके शरीर को कहीं दफनाया या जलाया नहीं गया ताकि कोई समाधि ना बन जाए, इनफैक्ट इनके मृत शरीर को पानी में बहा दिया गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हर एक इंडियन को मालूम होना चाहिए इनके बारे में। सूर्यसेन साहब, क्या ज़बरदस्त सेक्रीफाइस है, सोच के देखिए हमारे लिए। तो ये जो आज़ादी हमें आज प्राप्त हुई ना बच्चे, तो न जाने कितने कफन लगे हैं तब जाके ये आज़ादी प्राप्त हुई है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ आपसे कि जब आप जीवन में अधिकारी बन जाएं तो कभी ये कफन बेच मत दीजिएगा। आइए इस बात को आगे लेके चलें। तो चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी या इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये दोनों बात एक ही है, तो ये हमने समझ ली। अगला, गदर दल के संस्थापक कौन थे? जब हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों की, तो कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भारत के अंदर, जैसे अभी तक हमने बहुत सारे देखे। उदाहरण के लिए हमने शुरुआत की थी चापेकर बंधु से, फिर हमने अलीपुर षड्यंत्र केस देखा, हमने और डिस्कशन किया, जैसे मदन लाल ढींगरा साहब का केस हुआ, नासिक षड्यंत्र केस हुआ, या फिर हमने डिस्कशन किया हो दिल्ली षड्यंत्र कांड या काकोरी या लाहौर, या फिर हमने डिस्कस किया हो केंद्रीय विधानसभा पर बम विस्फोट, या फिर चटगांव शस्त्रागार लूट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन, और उसमें सबसे पहले गदर दल। गदर दल जैसा नाम है, इनने बहुत गदर मचाया। ये कौन लोग हैं? असल में पंजाब से कई सारे किसान और कई सारे पूर्व सैनिक जाते हैं अमेरिका और कनाडा, और उनमें ही एक होते हैं लाला हरदयाल, और वो स्थापित करते हैं 1913 में गदर पार्टी या गदर दल। इनका एक न्यूज़पेपर भी इसी नाम से आता है जिसका नाम होता है गदर, वो भी गदर नाम से। कितना सही है। अच्छा, अब इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि भाई अमेरिका में, कनाडा में
फंडिंग इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना भारतीयों से, और फिर इस पैसे को ये भारत भेज देते थे, या तो पैसा या फिर इस पैसे से हथियार खरीद के भारत भेज दिया करते थे, ताकि भारत में जो क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसको सपोर्ट कर सके। साथ साथ ब्रिटिशों के खिलाफ, जैसा मैंने कहा कि ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अखबार निकाल रहे हैं तो कई सारे लोगों को वहाँ बता रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में क्या कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं, तो एंटी ब्रिटिश लिटरेचर भी इनका काम था। अच्छा, अब लाला हरदयाल साहब तो ठीक है भाई, फाउंडर हैं, लेकिन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था गदर पार्टी का? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। अमेरिका कनाडा में दोनों में ही इनकी और भी ब्रांचेस थी, लेकिन हेडक्वार्टर क्या है बच्चे? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो लाला हरदयाल साहब ये हैं जो कि क्या है, हम बात कर रहे हैं फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी, तो सोहन सिंह भकना साहब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी है। ठीक है, तो फाउंडर पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो लाला हरदयाल, और फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछेंगे तो सोहन सिंह भकना करेंगे। चलिए, गदर दल किस वर्ष स्थापित हुआ? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया, 1913 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न पूछता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। अभी अभी हमने डिटेल में इस पर चर्चा कर ली। चलो, विदेशी जमीन पर पहली बार तिरंगा फहराने का गौरव किसे हासिल हुआ? आई, तो जब हम बात करते हैं भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलनों की, तो एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण वो है मैडम भीकाजी कामा का नाम। मैडम भीकाजी कामा, तो ये भी भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन चला रही हैं, पारसी हैं। कौन है? पारसी हैं। तो मुख्य रूप से ये कहाँ से ऑपरेट करती थी? तो हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से ऑपरेट करती हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस से ऑपरेट करती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बार की घटना मैं आपको बताता हूं। एक बार जर्मनी गई हुई थी और वहां पर एक शहर है जिसका नाम है स्टटगार्ट। तो स्टटगार्ट जर्मनी में 1907 की ये घटना, जहां पे इन्होंने भारत का ध्वज फहराया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय व्यक्ति ने भारत के बाहर विदेशी जमीन पर ध्वज भारत का फहराया। तो इसलिए जो ये प्रश्न है इसका जवाब हो गया मैडम भीकाजी कामा। लेकिन मैं फिर ये बात आपको कह रहा हूं, ये बात दिमाग में फिट करें कि ये ऑपरेट वैसे पेरिस फ्रांस से करती थी। अब जैसे क्रिसमस का जब समय होता है यूरोप में, तब अक्सर कस्टम ड्यूटी वाले जो होते हैं वो अच्छे से चेकिंग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि क्रिसमस में क्रिश्चियंस के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, लोग एक दूसरे को बहुत बड़े स्तर पर त्यौहार भेजते थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब चेकिंग बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती थी, आप कहो कि अब ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तब मैडम भीकाजी कामा हथियार भारत भेज देती थी। सोचिए। अच्छा, मैडम भीकाजी कामा ने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया है जिसको हम कहते हैं वंदे मातरम। ध्यान देंगे, ये न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, कोई सॉन्ग नहीं है। मैं समझ पा रहा हूं, अभी आपके मन में सबसे पहले तो आ रहा होगा सॉन्ग, जो वो है ना हमारा भारत का नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे। बेटा, वो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का सॉन्ग है, ये न्यूज़पेपर है। तो वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला मैडम भीकाजी कामा ने। साथ साथ मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी इनको कहा जाता है। चल, तो ये भी बात हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े। ये है मैडम भीकाजी कामा जी, आप देख सकते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? अभी अभी हमने बहुत डिटेल में बात की, भीकाजी कामा। फिर भीकाजी कामा द्वारा पेरिस फ्रांस में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? वंदे मातरम। सही है। चल, आइए आगे बढ़े। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? चलो, जब हम लोग बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो बेटा जैसे कांग्रेस की स्थापना आप पढ़ते हो 1885 में हुई, वैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है बच्चे? 1906 में हुई है। स्थापना कहाँ हुई है वो सुनिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। उस समय तो इंडिया का ही पार्ट था, आज बांग्लादेश में। अच्छा, दूसरी बात, जब ये स्थापित हुआ 1906 में, तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? आगा खान। तो आगा खान साहब पहले अध्यक्ष माने जाते हैं मुस्लिम लीग के। तो मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई। बहुत सारे लोग इसके पीछे थे, जैसे नवाब सलीमुल्लाह दक्का के, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, आगा खान का भी रोल था, और भी लोग थे। लेकिन
जो पहले अध्यक्ष बने, कौन बने? आगा खान। और कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। तो पहले तो हम लोग इसका जवाब दे देते हैं, ढाका। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आगा खान, ये भी हमने देखा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन या सेशन कहाँ आयोजित हुआ? चलो देखो, अभी अभी हमने क्या बात की, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, पहले अध्यक्ष आगा खान। अब क्वेश्चन बोलता है पहला सेशन कहाँ हुआ? अब कांग्रेस के साथ क्या था कि जिस वर्ष उसकी स्थापना हुई 1885 में, उसी वर्ष पहला सेशन भी हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग के साथ ऐसा नहीं है। इनकी स्थापना तो 1906 में हुई, लेकिन जो पहला सेशन है वो बेटा 1907 में कराची में हुआ, यानी अगले वर्ष। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित, आगा खान अध्यक्ष, लेकिन 1907 में कराची में पहला सेशन हुआ। चलो, 1916 में किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य पुनर्मिलन हुआ? सुनिए, आप सबको एक बात मालूम होनी चाहिए कि सूरत स्प्लिट हुआ 1907। इनफैक्ट हमने क्लास में तो डिटेल में किया ही है, जब उग्रवादी उदारवादी अलग अलग हो गए थे। अच्छा, और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों के बीच में पुनर्मिलन हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन में पुनर्मिलन हुआ। अच्छा, यानी उग्रवादी वापस कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए जो 1907 में छोड़े थे। अब एक बात कि सर लखनऊ सेशन के अध्यक्ष का नाम प्लीज बता दीजिए। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में, कांग्रेस का जो सेशन होता है ना हर साल, तो कोई ना कोई अध्यक्ष होता था। तो इधर अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब क्या है बच्चे? अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार ये है बच्चे 1916 सेशन के अध्यक्ष। अच्छा, एक और बात, 1916 का अधिवेशन दो मिलन के लिए जाना जाता है। एक मिलन तो ठीक है उग्रवादी उदारवादी का, लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई, वो है लखनऊ पैक्ट। क्या हुआ बच्चे? तो लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। और ये किसके बीच में हुआ? तो दिमाग में रखेंगे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अभी तक अलग अलग काम किया करते थे, लेकिन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए। उन्होंने ब्रिटिशों के सामने अपनी जॉइंट डिमांड्स प्रस्तुत की, एक समझौते पर ये लोग आए, और जॉइंट डिमांड्स जो इन्होंने प्रस्तुत की तो लखनऊ पैक्ट इसको ही बोलते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आइए आगे की चीज करें। निम्नलिखित में से किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की? सबसे पहले होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल मतलब है सेल्फ रूल, यानी यहाँ पर क्या डिमांड किया जा रहा है बच्चे? स्वराज। अच्छा, किसने शुरू किया है? तो दो होम रूल लीग शुरू हुए, यानी स्वराज की मांग। एक तिलक जी ने शुरू किया, एक एनी बेसेंट जी ने। बात करें तिलक साहब की होम रूल लीग की, तो बच्चे ये इनने 28 अप्रैल 1916 को तिलक साहब ने अपनी होम रूल लीग शुरू की, जबकि एनी बेसेंट की होम रूल लीग उसी साल लेकिन कुछ महीने बाद 1 सितंबर 1916 को आई। ये असल में होम रूल का जो आइडिया था ना कि हम आंदोलन चलाते हैं स्वराज के लिए, ये तिलक से पहले आइडिया एनी बेसेंट का था। असल में एनी बेसेंट आयरलैंड की हैं, और आयरलैंड में आयरिश होम रूल मूवमेंट चलाई गई थी, और वहां पे ये बहुत सफल हुई थी। तब एनी बेसेंट ने सोचा कि आयरलैंड पर भी ब्रिटिशों का कब्जा था, वहां पे आयरलैंड के लोगों ने जब होम रूल मूवमेंट चलाई और सफल हुए, तो हम भी यही काम करते हैं। लेकिन एनी बेसेंट का भले आइडिया हो, पहले शुरू किसने की? अप्रैल महीने में तिलक साहब ने शुरू कर दी। चल, बाल गंगाधर तिलक साहब की होम रूल लीग का मुख्यालय क्या था? बच्चे, तिलक साहब की होम रूल लीग का मुख्यालय पूना था। ओके, अच्छा, तिलक साहब की जो होम रूल लीग है उसमें अध्यक्ष जो थे उनका नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा। तो क्या नाम है बच्चे? तो ये नाम आप अध्यक्ष के रूप में दिमाग में रखिएगा। वैसे अध्यक्ष तो पूछा नहीं है कभी। तो बच्चे कौन थे प्रेसिडेंट तिलक साहब की होम रूल लीग के? तो बैप्टिस्टा। बटिस्टा मत कर देना, वो WWE का रेसलर। ठीक है, तो बैप्टिस्टा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, तिलक साहब की होम रूल लीग तो 28 अप्रैल 1916 को स्थापित, जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, मुख्यालय पूना महाराष्ट्र। प्रसार क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में इन्हें स्वराज की मांग की? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मगर बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार। यानी अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई कर्नाटक वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मगर मुंबई छोड़ देना, मध्य प्रांत वाला क्षेत्र, मुख्य रूप से ये क्षेत्र, बरार भी है इसमें, है ना, तो ये वाले क्षेत्र हैं, यानी दक्कन भारत है। ठीक है, दक्कन भारत के कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि तिलक साहब का होम रूल लीग था। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, हमने बोला मुंबई को छोड़ना है, क्यों? असल में 1907 में जब
सूरत स्प्लिट हुआ था, तो कारण याद करो क्या था। उग्रवादियों में से किसी ने चप्पल मार दी थी, उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता, और फिरोज शाह मेहता मुंबई के ही हैं। तब फिरोज शाह मेहता ने एक बात कही थी कि जीते जी मेरे, कभी भी उदारवादी और उग्रवादियों का मिलन नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे। लेकिन फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए 1916 में उग्रवादी वापस कांग्रेस रीजॉइन कर लिए। भाई उन्होंने बोला था जीते जी नहीं ज्वाइन करने देंगे, अब तो मर गए। लेकिन फिरोज शाह मेहता के बहुत सारे फॉलोअर्स अभी भी मुंबई में हैं, और उनने कहा कि तिलक साहब, आप अपना होम रूल मूवमेंट जो आपने शुरू किया है यहां मत शुरू कीजिएगा, मुंबई मत आइएगा, अच्छा नहीं होगा। तो तिलक साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हमें इंडियन से आपस में नहीं लड़ना है। तो कुल मिला के तिलक साहब का होम रूल लीग। अच्छा, बाकी जो क्षेत्र जहां पे होम रूल लीग शुरू हुई वो एनी बेसेंट ने की। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि ज्यादा बड़े क्षेत्र पर किसकी होम रूल लीग है, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग ज्यादा बड़े क्षेत्र पर है। अच्छा, एनी बेसेंट को एक फायदा ये भी मिला कि उनके पास ऑलरेडी, क्योंकि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी है, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया में पहले से ही ब्रांच थी, और मुख्यालय क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, अद्यार मद्रास। तो एनी बेसेंट ने भी अपनी होम रूल लीग का मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय अद्यार को ही बना दिया। सिंपल है भाई, जब आपके पास पहले से एक वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसलिए एनी बेसेंट की होम रूल लीग का क्षेत्र विस्तार भी ज्यादा है, और उनका हेडक्वार्टर क्या है, अद्यार मद्रास। चल, यहां पे आप तिलक साहब की होम रूल लीग देख सकते हैं। चलो भाई, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय क्या था बच्चे, तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसका मुख्यालय अद्यार है। यहाँ पे हम और चर्चा करते हैं, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का अध्यक्ष पद किसके पास है। देखो, तिलक साहब के केस में अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, लेकिन एनी बेसेंट की होम रूल लीग की अध्यक्ष वे स्वयं है। एनी बेसेंट ने अध्यक्ष पद अपने पास रखा, तो एनी बेसेंट खुद ही होम रूल लीग की अध्यक्ष है। चलो, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब अचानक एक नया क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से सुनना, 1916 में जब होम रूल मूवमेंट शुरू की गई एनी बेसेंट के और तिलक के द्वारा, तब एक मैं घटना आपको बताता हूं। हुआ क्या बच्चे कि 1916 में ब्रिटिशों ने एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया, और तब पूरे देश में एनी बेसेंट के प्रति सिंपैथी थी कि बताओ हमारे लिए स्वराज के लिए कर रही थी और इनको अरेस्ट कर लिया, और इसलिए वो काफी लोकप्रिय हो गई। तो जब वे जेल से बाहर आती हैं 1917 में, तब कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि अभी एनी बेसेंट बहुत लोकप्रिय है, इनको ही बनाना चाहिए अध्यक्ष, और इस तरीके से पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की, और नाम क्या है उनका, एनी बेसेंट। यानी 1885 से 1916 के बीच में कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी। 1917 में महिला अध्यक्ष बेटा कौन बनती है, एनी बेसेंट। अच्छा, ये सेशन कहां पर होता है, कलकत्ता में ये सेशन होता है, कैलकाटा सेशन की बात है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात सुनो, ये तो बात हो गई कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन ये भारतीय तो है नहीं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तब आप बताना सरोजिनी नायडू। क्यों? क्योंकि साल 1925 जब कानपुर सेशन था, तब सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, लो भाई आ ही गया क्वेश्चन, 1925 सरोजिनी नायडू। और बच्चे सेशन कौन सा है, कानपुर सेशन। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला का खिताब किसने दिया, बेटा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, स्वर कोकिला नहीं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, भारत कोकिला। कोकिला क्यों बोल रहे हैं, नाइटिंगेल क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखती थी, है ना, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। तो गांधी जी ने सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा था, भारत कोकिला। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गांधी जी कहाँ। अब यहाँ पे तो ये सीजीएल 2016 लिखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे भले ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ये तो एक दिख गया तो एक अलग बात है। तो बच्चे ये मत सोचना कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो वही क्वेश्चंस हैं कि जो आ सकते हैं ना, कई सारे आ भी चुके हैं, तो एग्जाम में आपके रिपीट भी हो सकते हैं, और हाँ कई सारे मोस्ट प्रोबेबल हैं, आने की बहुत संभावना है। चल, हमने ये बात करनी, जैसे एक सरोजिनी नायडू ने कविता लिखी है लेडी ऑफ द लेक, है ना, तो लेडी ऑफ द लेक, तो ये भी कभी एग्जाम में आ सकता है कि भाई किसने लिखी है, तो सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है। चल आइए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है।
आनंद मठ पुस्तक बच्चे किसने लिखी है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी है। ठीक है, किसी किसी पुस्तक में आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी पाते हो, एक ही बात है। तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये संस्कृत भाषा में है ना। आप शब्द पर भी गौर करें, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, तो ये संस्कृत भाषा है। ठीक है, चल ओके। लेकिन आनंद मठ तो बंगाली है, आनंद मठ जो है पुस्तक है ना वो बंगाली, लेकिन उस बंगाली पुस्तक में संस्कृत गाना है वंदे मातरम। आइए, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया समाचार पत्र। चलो भाई, रैंडम मिक्स क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी जी ने मुख्य रूप से 3 न्यूज़पेपर्स निकाले हैं। जैसे हम लोग बात करें इंडियन ओपिनियन, तो बच्चे ये कहाँ पे निकाला? तो साउथ अफ्रीका में निकाला 1903 में, 1903, तो यही इसका सही जवाब है। अच्छा, इसके अलावा एक न्यूज़पेपर जिसको हम कहते हैं यंग इंडिया, तो यंग इंडिया मैंने उस दिन भी आपको करवाया था क्लास में, 1919 में यंग इंडिया। और इसके अलावा बच्चे हरिजन न्यूज़पेपर 1933, ठीक है, 1933 हरिजन न्यूज़पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी, सबसे पहली बात करें तो गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी, उनकी मदर का नाम पुतली बाई, और गांधी जी की जो वाइफ है उनका नाम कस्तूरबा गांधी। अब गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए, लॉ पढ़ के वापस आए, लेकिन भारत में स्ट्रगल का फेस चल रहा था, काम नहीं मिल रहा था। उसी समय साउथ अफ्रीका में उनके एक परिचित थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला को एक केस के सिलसिले में एक ऐसा वकील चाहिए था जो कि ब्रिटिश कानून भी जानता हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशों का ही कंट्रोल था, जैसे इंडिया पे वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशों का कंट्रोल था। तो ब्रिटिश कानून भी जानता हो और साथ साथ गुजराती भी जानता हो, क्योंकि दादा अब्दुल्ला गुजराती में बात करना चाहते थे। तो गांधी जी एक परफेक्ट चॉइस थे। तो उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा कि आप इधर आ जाइए केस लड़ने, आपको नौकरी भी मिल रही है, आपका रहने का ट्रैवल का सारा खर्चा हमारा है। तो गांधी जी का भी क्योंकि संघर्ष चल रहा था भारत में, तो वे चले गए साउथ अफ्रीका 1893। लेकिन 1893 में ही एक बार फर्स्ट क्लास टिकट लेके एक ट्रेन में बैठे थे, लेकिन वहां पर एक गोरा व्यक्ति इनको देख के बहुत गुस्सा होने लगा और अधिकारियों को ले आया। अधिकारियों ने गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। तो ये वो घटना है जिससे गांधी जी को रियलाइज हुआ कि बताओ यहाँ पे तो बहुत बड़ी समस्या है, काले और गोरे का भेद है और बहुत सारी चीजें रिजर्व्ड हैं गोरे लोगों के लिए। एनीवेज, तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका पहुंचे और यहीं की ये घटना मैंने आपको बताई। अब गांधी जी ने क्या किया, उनने बोला भाई मेरे अकेले बोलने से इतना शायद फर्क ना पड़े, लेकिन अगर मेरे जैसे बहुत सारे लाइक माइंडेड यानी सिमिलर विचारों वाले लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और तब गांधी जी ने 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस स्थापित की। नटाल साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है, और यहीं पर गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि उनके विचार वाले लोग मिल पाए। ज्यादा लोग कोई मांग रखेंगे तो बेटा वजन ज्यादा बढ़ेगा। चलो, फिर 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स क्या है, सुनते रहिए। असल में उस टाइम पे ब्रिटेन का एक युद्ध छिड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोयर युद्ध। क्या बोलते हैं बेटा, बोयर वॉर्स, है ना, बोयर युद्ध, ये छिड़ जाते हैं। उसमें ब्रिटेन भी लिप्त होता है, कई सारे ब्रिटिश सैनिक जख्मी होते हैं। तो गांधी जी एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स नाम का एक संगठन बनाते हैं जिसका उद्देश्य क्या रहता है, सुनिए। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का उद्देश्य रहता है कि जख्मी ब्रिटिश सैनिकों को युद्ध से लाना और उनका बेसिक इलाज कर पाना। तो 1100 वॉलंटियर्स की मदद से एक ये संगठन बना था। यहाँ पे आप गांधी जी को भी देख पा रहे हैं। अगर आपने गांधी जी को कभी यंग नहीं देखा तो बेटा ये हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, बताओ, ठीक है, बापू हैं आपके। आइए, तो कुल मिला के हमने क्या बात करी कि इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया कि जख्मी ब्रिटिश सैनिकों की सेवा करने के लिए। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक तरफ तो गांधी जी ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो जख्मी ब्रिटिश सैनिकों की सेवा कर रहे हैं। ठीक यही प्रश्न उस समय गांधी जी से पूछा भी गया, और तब गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, मैं ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्रिटिशों की बेकार नीतियों के खिलाफ हूं, और इसलिए जो बेकार जब भी वो चीज करेंगे मैं बिल्कुल बोलूंगा। अभी भी उनकी कई चीजें से काले और गोरे का भेद और भारतीयों के साथ जो शोषण हो रहा है, मैं अभी भी खिलाफ हूं, लेकिन अभी इंसानियत के नाते मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। ठीक है, आगे चल के गांधी जी जब इंडिया में आएंगे, अभी तो अफ्रीका में, जब इंडिया में आएंगे तो इसी काम के लिए उनको कैसर हिंद का सम्मान मिलेगा। कैसर हिंद मतलब प्राइड ऑफ इंडिया। कैसर मतलब क्या होता है, प्राइड। तो कैसर हिंद का मतलब क्या हो गया बच्चे, प्राइड ऑफ इंडिया।
तो इनको एक ये सम्मान मिला, मेडल मिला। ठीक है, चलो 1903 में इनने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू किया, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जो हमारे प्रश्न का जवाब है। 1904 में इन्होंने फिनिक्स में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। जैसे नटाल एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वैसे फिनिक्स भी एक जगह है साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स में फिनिक्स फार्म क्यों खोला? इसलिए खोला, कई सारे लोग गांधी जी से ये बात कहते थे कि हम आपके यहाँ शामिल तो होना चाहते हैं, हम अत्याचारों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, मगर अगर हम यही सब काम करेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ भाई? हमें तो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं भाई, कैसे जिएंगे? तब गांधी जी ने इसका सल्यूशन ढूंढा, आश्रम। इन आश्रम में बड़े स्तर पर भारतीय लोगों को रहने की जगह मिलती थी, खाना भी मिलता था, तो यहाँ पे फंडिंग कौन देता था, कभी आपने सोचा? अब गांधी जी के पास तो पैसा नहीं है उतना, लेकिन गांधी जी के कई सारे अमीर क्लाइंट हैं, लोग हैं जो जुड़े हुए, जैसे दादा अब्दुल्ला। अब अमीर आदमी जो होता है भाई, वो खुद तो सड़कों पे नहीं उतर सकता, लेकिन अमीर आदमी फंडिंग तो दे सकता है। तो अमीर आदमी जो हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि भाई ये जो शेल्टर है, जो आश्रम है, इनको चला रहे हैं। ठीक है, तो फिनिक्स में फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स फार्म। चलें आगे देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? 1894। अभी अभी हमने इस पर चर्चा कर ली है, ये कोई टफ चीज नहीं। चलो, गांधी जी द्वारा किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई? अभी अभी हमने बात की 1903 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, 1904 में फिनिक्स फार्म। तो देखो भाई, फिनिक्स फार्म का सही जवाब हो गया। चलो आओ आगे बढ़े। गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? आप इसका जवाब दें जब तक मैं पानी पी लूं। चलिए, गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह, तो सही जवाब है 1906। बेटा बात है 1906 की, 1906 साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 1906 साउथ अफ्रीका में असल में वहां पे जो ब्रिटिश सरकार थी, वो एक कानून लाई जिसको हम कहते हैं एशियाटिक ऑर्डिनेंस, एशियाटिक अध्यादेश। अब ये अध्यादेश क्या था? एक कानून, ऑर्डिनेंस सही से लिख दूं भाई मैं, एक सेकेंड। तो एशियाटिक ऑर्डिनेंस क्या है, एशियाटिक अध्यादेश क्या है? तो एक कानून लाया गया कि जितने भी लोग एशिया से आए हैं साउथ अफ्रीका, उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरकार इशू करके दे रही है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास आपको रखना है, कभी भी कोई अधिकारी आपसे मांग सकता है चेकिंग के लिए। अब गांधी जी का ऐसा कहना था कि भाई कोई कानून अगर साउथ अफ्रीका में आ रहा है तो या तो वो सभी के लिए है या फिर किसी के लिए भी नहीं। जैसे आज हमारे भारत में आधार कार्ड की व्यवस्था है या ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था है, वो सभी के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि किसी विशेष धर्म, जाति या रंग के आधार पर कहा जा रहा है कि तुम्हें रखना है और तुम्हें नहीं रखना। तो गांधी जी को जाहिर सी बात है ये डिस्क्रिमिनेटरी लगा कि ये तो गलत बात है कि भाई आप सिर्फ एशियंस को ही कह रहे हो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हम लोग हमेशा अपने पास रखें। तब गांधी जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई जो भारतीय लोग हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मेरे पास लाएं। और तब गांधी जी ने ढेर बनाया, मिट्टी का तेल डाला, जला दिया। अब देखो, कई लोगों के मन में गांधी जी को लेकर अलग अलग विचार होते हैं, खासतौर पे आज की दुनिया में जब कई सारे लोग अनवेरीफाइड सोर्सेज से कुछ चीज़ें पढ़ के अपना एक मत, एक व्यू बना लेते हैं। मैं उन बच्चों को या उन लोगों को एक बात कह दूं कि विदेशी जमीन पर विदेशी सरकार के सामने उन्हीं के कानून की धज्जियां उड़ा देना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जला देना, ये काम सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो कि बहुत ब्रेव हो। ये कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है। तुम आज सोच के देखो, तुम किसी दूसरे देश जाओ, पहुंच जाओ, दिमाग में पहुंच जाओ, और वहां पे उसी देश के कानून की धज्जियां उड़ा देना। तो इसलिए बच्चे, जब हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है और गांधी जी ने फिर क्या क्या चीजें की हैं। तो पहले पढ़िए, उसके बाद आलोचना कीजिए। एनीवेज, तो 1906 में ही सबसे पहले हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, वो भी जनवरी 1915। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है, इन्हें सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है कि जिन्होंने भारत के लिए इतना कुछ कर दिया, तो प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक दो बातें और, जैसे 1906 में इनका पहला सत्याग्रह था, 1908 में इनकी पहली जेल थी, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट जेल। तो पहली जो जेल की जो टर्म है 1908। अच्छा, 1910 में इनने फार्म और स्थापित किया था
जिसका नाम है टॉल्स्टॉय फार्म, और ये कहां पर था? ट्रांसवाल। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो इनका पहला सत्याग्रह हुआ है ना 1906 में, ये भी ट्रांसवाल नाम की जगह में हुआ है। तो देखो कंफ्यूज मत होना बच्चे, मैं एक बार फिर सारी बातें रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। हाँ, सारी बात यह है कि मैंने आपको जो जो लोकेशन बताई, जैसे 1894 नटाल भारतीय कांग्रेस, एक ये याद रखना है। फिर मैंने आपको बोला 1904 में आपका फिनिक्स फार्म, एक ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इसके अलावा 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म दिमाग में रखना है ना। अच्छा, इसी बीच 1906 में ये भी लिख देते हैं ट्रांसवाल। तो ये लोकेशन बेस्ड जो चीजें थी वो एक जगह लिख दी। 1894 नटाल, 1904 फिनिक्स, 1906 में आपका ट्रांसवाल में पहला सत्याग्रह गांधी जी का हुआ, 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म ट्रांसवाल में। तो दो फार्म जो मुख्य हैं साउथ अफ्रीका में, 1904 फिनिक्स, 1910 टॉल्स्टॉय। चल आइए, आओ, निम्नलिखित में से किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की? तो अभी हमने डिस्कस किया, तिलक और एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, चलो, तो ये पूरी बात अभी हमने डिस्कस कर ली है ना। ये वही वाली चीज है, इसमें कुछ नया वो है नहीं। चलो, कहाँ गया फिर हमारा? हाँ, ये वही वाली चीज है, रिपीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, आओ आगे बढ़े। अब यहाँ से हमें बढ़ना है आगे, तो वो जो बीच की स्लाइड्स थी वो बाय मिस्टेक वापस रिपीट हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पढ़ लिया। गांधी जी ने किस व्यवस्था के विरोध में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया? अब देखें, गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में गए, 1915 में भारत लौटे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में भारत नहीं आते थे, बीच बीच में आते थे, चले जाते थे, लेकिन अब परमानेंटली भारत आ गए 1915 में। अब उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनने एडवाइस दी हुई थी कि भाई आप 2 साल पहले भारत की परिस्थितियां समझना, तब तक कुछ मत करना। लेकिन जब 1916 लखनऊ सेशन में मौजूद थे, 1916 लखनऊ सेशन आपको अच्छे से मालूम है, जब उग्रवादी उदारवादियों का मिलन हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट भी हुआ। कमाल की बात है, उस सेशन में गांधी जी भी मौजूद थे, लेकिन अभी सिर्फ ऑब्जर्वर थे, वो कुछ एक्टिव रोल नहीं निभा रहे थे। लेकिन तब एक व्यक्ति की मुलाकात उनसे होती है, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने बताया कि मैं चंपारण बिहार से हूँ और वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की समस्या हैं, ये हमारी समस्या है। हमने सुना है कि भाई आप साउथ अफ्रीका से आए हैं, आपने वहाँ के लोगों की भी बहुत मदद की, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ भी चलिए। गांधी जी ने शुरू में तो मना किया, क्योंकि उनके गुरुजी ने मना किया था भाई, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा राजकुमार शुक्ला जी ने उन्हें उनके सामने निवेदन किया, तब गांधी जी को अंततः जाना पड़ा। तो 1917 में गांधी जी चंपारण बिहार पहुंचे और वहां एक पद्धति थी जिसका नाम था बच्चे 3 काठिया सिस्टम। अब देखिए 3 काठिया सिस्टम क्या होता है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चे ये 3 काठिया सिस्टम क्या है, चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। 3 काठिया पद्धति क्या है? जैसे मान लो कि ये चंपारण में एक भूमि है, चंपारण में एक भूमि है, और ये जो भूमि का मालिक है ये कोई यूरोपीय व्यक्ति है, जिसका हमने नाम क्या ले लिया? जॉन। तो ये हमने मार्कआउट कर लिया भाई। ठीक है, ये लो, 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने हो गए? 4 4 16, एक और बना लेते हैं, ये लो 20 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 5 20। जैसे हमने क्या किया, जमीन के 20 हिस्से मान लिए, जो कि जॉन नाम के एक व्यक्ति, यूरोपीय व्यक्ति है जॉन, उसके पास उसका मालिकाना हक है, यही ओनर है। अब जॉन ने क्या किया, और जॉन जैसे बहुत सारे अन्य यूरोपीय मालिकों ने चंपारण में क्या किया कि इनने बोला भारतीय किसानों को कि देखो भाई जमीन हमारे पास है, और कई सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको खेती करनी होती है, क्योंकि वो खेती करेंगे, कुछ हिस्सा जॉन को देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, तो एक प्रकार से किराए पर किसान ले रहे हैं जमीन। तो जॉन ने बोला कि ठीक है भाई, हम तुम्हें किराए पर देंगे जमीन, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम 3/20 हिस्से पर, तुम 3/20 हिस्से पर नील या इंडिगो उगाओगे। तो बेटा 3/20 हिस्से पर क्या उगाओगे? नील उगाओगे या इंडिगो उगाओगे भारतीय किसान, और यही तुम हमको किराए के रूप में दोगे। मतलब हमें किराए के रूप में तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन 3/20 हिस्से पर क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो यानी नील उगाना पड़ेगा। इसलिए इस पद्धति को 3 काठिया कहते हैं। 3 काठिया, काठी एक मेजरमेंट था, जैसे हम बोलते हैं ना, आज हम लोग बोलते हैं कि भाई किलोमीटर स्क्वायर, या हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर, एकड़, तो वैसे एक था काठी। हमने सुना भी होगा लकड़ी की काठी, जो गाना भी है, तो वहीं से वो मेजरमेंट यूनिट है। अच्छा,
तो 3/20 पर भारतीय किसान को क्या उगाना है? नील, और यही जॉन को किराए के रूप में देना है। अच्छा, बाकी जो 17/20 हिस्सा है वहां पर बच्चे वो भारतीय किसान कुछ भी उगा सकता है, ये उसके पास स्वतंत्रता है और ये वो अपने पास रख सकता है। तो किसान लोग शुरू में तो बहुत खुश थे कि भाई ठीक है, जहां हमको पैसा देना होता है कोई बात नहीं, हम तो क्या करेंगे, नील उगाएंगे और नील दे देंगे जॉन को, बाकी 17/20 हिस्से पर गेहूं चावल जो उगाएंगे वो हमारे पास रहेगा, हम लोग अपना और अपने परिवार का पेट पालेंगे। तो किसानों ने लंबे लंबे भाई एग्रीमेंट भी कर लिए, बेचारे किसान निरक्षर थे, उनको ज्यादा आइडिया नहीं था, इलिटरेट है, तो लंबे लंबे साल के कॉन्ट्रैक्ट भी जॉन जैसे लोगों ने करवा लिए। अब समस्या ये है कि जब कुछ दिन किसानों ने ये काम करके देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये जो नील की खेती है इसमें एक तो मेहनत बहुत ज्यादा है, तो एक तो बहुत ज्यादा बहुत हेक्टिक है, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। दूसरी समस्या ये है कि ये जमीन को बंजर कर देता है। असल में नील क्या करता है, जो भी उर्वर तत्व होते हैं जमीन से वो खींच लेता है, फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जमीन बंजर होने लगी। अब जब जमीन आसपास की भी बंजर होने लगी तो किसान को महसूस हुआ कि भाई ये नील के चक्कर में ये जो 17/20 हिस्सा है यहाँ पे भी अब वो कुछ विशेष नहीं उगा पा रहा है। तब किसान बहुत परेशान हुआ, क्योंकि जब वो इस हिस्से पे कुछ उगा नहीं पाएगा तो सेंस क्या है काम करने का। भाई उस टाइम पे तो लोग खेती कर रहे हैं किसी दूसरे की भूमि पे, ताकि जो भी उगा पाए उसमें से अपने परिवार का पेट पाल सके। तो अब ये गए किसान जॉन के पास, उनने बोला कि भाई जॉन तुम एक काम करो, तुम पैसा ले लो हमसे किराए के रूप में, लेकिन नील वील की खेती हम नहीं करेंगे। जॉन ने बोला आपने तो लंबे लंबे सालों के एग्रीमेंट किए, आपको तो करना पड़ेगा खेती। अच्छा, ये नील का जॉन या यूरोपीय लोग कर क्या रहे हैं? असल में बच्चे उस टाइम पे नील को डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड होती थी। तो जॉन क्या करता था, पूरी मेहनत करवा ली भारतीय किसान से, नील इसको फ्री फोकट में मिल गया और फिर इसने उस नील को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। सिंपल। अच्छा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सिंथेटिक डाई आ गई। सिंथेटिक डाई सस्ती भी होती थी, ज्यादा लंबा चलती थी, तो फिर नील की डिमांड कम हो गई। तब जॉन जैसे लोगों ने भारतीय किसानों से पता है क्या कहा कि अरे सुनो भारतीय किसान, वो तुम लोग हमसे क्या कह रहे थे, तुम्हें 3 काठिया पद्धति से मुक्ति चाहिए, तुम्हें नहीं उगाना नील, चलो ठीक है तुम्हारी ये बात मान ली, लेकिन तुम्हें हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा तभी हम तुम्हें इस व्यवस्था से मुक्ति देंगे। यानी अब तो खुद जॉन जैसे लोगों की मजबूरी थी कि 3 काठिया पद्धति खत्म करना है, क्योंकि अब तो उनको खुद ही नील की डिमांड ज्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक डाई का आविष्कार कर लिया था, तो अब तो नील की डिमांड वैसे भी नहीं थी ज्यादा। तब इनने क्या किया कि इनकी जो मजबूरी थी उसको अपना फायदा बनाने की कोशिश की। इनने बोला ऐसे ही किसानों को नहीं बोलते हैं कि 3 काठियां खत्म कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत और पैसा ले लेते हैं। तो कई सारे बेचारे किसान, उन्होंने पैसा भी दे दिया ऐसे लोगों को कि लो भैया मुक्ति दो। लेकिन कुछ किसान थे राजकुमार शुक्ला जैसे, जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया और उन्होंने अप्रोच किया गांधी जी को। अब जब गांधी जी पहुंचे चंपारण, उनने यहाँ पे सर्वे घरों का करना शुरू किया, लेकिन जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसने गांधी जी को गिरफ्तार करवा लिया। उसके बाद जब गांधी जी को कोर्ट पेश किया गया, तब भाई कोर्ट के बाहर की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि बड़े स्तर पर चंपारण के किसान कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो गए कि एक तो एक व्यक्ति हमें बचाने आए हैं और ऊपर से उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कोर्ट के बाहर बहुत खतरनाक स्थिति थी। ऐसी जगह पे जो जज था वो समझदार था, उसको पूरी घटना बताई गई कि क्या क्या स्थिति है। जज ने सोचा अगर आज मैंने गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया तो जनता मेरा फैसला कर देगी। ऐसी स्थिति में जज ने भी बोला कोई नहीं, एक आयोग बनेगा और उसमें गांधी जी भी मेंबर होंगे, और गांधी जी आप अब आराम से सर्वे करो, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत थोड़ी ना हो। उल्टा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुना दिया जज ने कि तुम बेवकूफ हो, सर्वे ही तो कर रहे थे, चलो कोई नहीं। अब गांधी जी एक आयोग बनाए, आप उसके मेंबर हैं, आप आराम से सर्वे कीजिए। और फिर इस आयोग ने यही तय किया कि 3 काठिया पद्धति जो है वो गलत है और उसको अबॉलिश किया गया, यानी खत्म किया गया। इस तरीके से भारत में पहली जो जीत है गांधी जी की हो गई है चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से। ठीक है, तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण है। अगर कोई आपसे पूछे गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह 1906 साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण, और इस जगह पे चंपारण में जब वे सफल हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो बेटा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? टैगोर साहब ने दी है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात। एक और बात, चंपारण के किसानों ने ही गांधी जी को बापू की उपाधि दी। कभी आपके मन में आया हो बापू किसने कहा? तो चंपारण के किसानों ने कहा। ठीक है, आइए आगे बढ़े। चलो, किस किसान ने गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराकर यहां आने का निमंत्रण दिया? राजकुमार शुक्ला, एकदम सही जवाब है।
चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? अभी अभी हमने बात की, रविंद्रनाथ टैगोर एकदम सही जवाब है। चल, गांधी जी का भारत में प्रथम अनशन किस घटना से संबंधित है? अब हम लोग आते हैं एक अगली घटना की तरफ। 1917 में चंपारण हुआ। अब आते हैं हम लोग 1918। 1918 में एक अहमदाबाद की घटना है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। असल में अहमदाबाद में एक मिल थी जहां पे मिल मालिक और मिल के जो मजदूर हैं उनके बीच में एक मुद्दे को लेकर विवाद हो गया, और वो मुद्दा था प्लेग बोनस। असल में जब 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर प्रथम चल रहा था, तब बहुत सारे भारत से सैनिक गए हुए थे लड़ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, क्योंकि भाई भारत के कई सारे सैनिक, उस टाइम पे तो ब्रिटिशों की सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार को सर्व कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहा आपको लड़ने जाना पड़ेगा, तो कई सारे हमारे भारतीय सैनिक गए थे। अब जब ये भारतीय सैनिक वापस आए तो एक बीमारी भी साथ में आ गई, जो यूरोपियन बीमारी थी, प्लेग। तो यूरोप में प्लेग फैला हुआ था, और वो प्लेग जब भारतीय सैनिक वापस आए तो उनमें भी आ गया, क्योंकि संक्रामक रोग है। तो इंडिया में भी अलग अलग क्षेत्रों में प्लेग फैला हुआ था। अब अहमदाबाद में जो मिल थी, वहां पे जो मालिक थे उनने अपने मजदूरों को एक प्लेग बोनस दिया था, यानी कि सैलरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो खर्चे बढ़ गए हैं प्लेग बीमारी की वजह से, तो उन मेडिकल कॉस्ट को कवर करने के लिए एक प्लेग बोनस दिया गया। क्या दिया गया बेटा? एक प्लेग बोनस दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मिल मालिकों के द्वारा। प्लेग बोनस कि ठीक है भाई, एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो रहा है तो हम एक बोनस दे रहे हैं। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, तो फिर मिल मालिकों ने बोला अब हम ये प्लेग बोनस बंद कर रहे हैं। लेकिन तब जो मजदूर थे वो नाराज हो गए कि भाई आप बंद क्यों कर रहे हो, महंगाई कितनी बढ़ गई है। भले ही प्लेग अब नहीं रहा, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। आपने वो सुना होगा ना, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आप ये प्लेग बोनस हमको चलने दो, कंटिन्यू रहने दो। लेकिन मिल मालिक तैयार नहीं थे। तब क्या हुआ कि जो मजदूर है उन्होंने बोला एक काम करो, 50% बोनस कर दो। 50% बोनस का मतलब आप समझे? जैसे मान लो सैलरी तो फिक्स है, जैसे मान लो सैलरी तो 100 है, उस पर कोई विवाद नहीं है। मिल मालिक सैलरी अब भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले प्लेग बोनस मान लो 100 रुपए मिल रहा था सैलरी के अलावा। तो अब क्या है, मिल मजदूर बोल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से बंद मत करो, 50% दे दो, 50% हमको दे दो। यानी अगर पहले 100 रुपए मान लो बोनस दे रहे तो हमको आप 50% यानी 50 रुपीज आप हमको बोनस दे दो। लेकिन जो मिल मालिक थे वो बोलते कि नहीं भाई, ज्यादा में ज्यादा 20% बोनस देंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। गांधी जी को पता चला, तो एक महिला थी अनुसुईया बेन, उन्होंने गांधी जी को इस घटना के बारे में बताया। तो क्या नाम था बेटा? अनुसुईया बेन। उन्होंने गांधी जी को इस घटना के बारे में बताया, और तब गांधी जी यहाँ पहुंचे। गांधी जी ने बोला भाई ये तो कोई विवाद ही नहीं है, मिल मालिक बोल रहे हैं 20% बोनस, मिल मजदूर बोल रहे हैं 50% बोनस चाहिए, कोई नहीं बीच का रास्ता निकालो, 35% बोनस। लेकिन मिल मालिक इसके लिए भी राजी नहीं थे। तब गांधी जी ने मजदूरों को बोला कि आप हड़ताल कर दो, काम बंद। कई दिनों तक काम बंद रहा, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि मिल मालिक मान नहीं रहे थे। और तब मिल मजदूर बहुत परेशान होने लगे कि भाई काम बंद है, हमारा घर कैसे चलेगा, हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। मिल बंद होती है तो मिल मालिक तो फिर भी ये झटका सह लेंगे, क्योंकि उनके पास काफी पैसा है, लेकिन हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। तब मिल मजदूरों ने गांधी जी का ही साथ छोड़ दिया, और मिल मजदूर वापस से काम रिज्यूम कर लिए। ऐसी स्थिति में आप सोचो गांधी जी को कितना बुरा लग रहा होगा कि जिनकी मदद करने वो गए, वो खुद ही लोग अब हाथ छोड़ दिए। अब गांधी जी वहां अलग थलग हैं और मिल मालिक अलग चिढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भी बोला अब तो ये मेरा पर्सनल मुद्दा है, अब मिल मजदूरों की बात ही नहीं रही। तब गांधी जी ने घोषित किया मैं करूंगा आमरण अनशन। अनशन, अन्न का शन, खाना नहीं खाऊंगा। ओहो। तो यहां पे जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में अब हर जगह भाई पेपरों में छप रहा है गांधी जी की तबीयत खराब हो रही है, वजन घट रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, लोग कंसर्न है। तो एक सोशल प्रेशर मिल मालिकों पर क्रिएट हुआ, और अंततः मिल मालिकों ने बोला गांधी जी क्या चाहिए। तब एक ट्राइब्यूनल यानी एक प्राधिकरण बना, एक प्रकार का एक कोर्ट आप कह लो, और उसने यही फैसला किया कि 35% बोनस दिया जाए, और मिल मालिक इसके लिए फिर मान गए। कुल मिला के गांधी जी की ये भारत में दूसरी जीत थी, और यहां पे उन्होंने क्या किया था? हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल हड़ताल। चलिए, खेड़ा सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस प्रांत से संबंधित है? अब बच्चे सुनो खेड़ा की क्या कहानी है। खेड़ा आज गुजरात में है,
लेकिन उस टाइम पर खेड़ा बॉम्बे प्रोविंस में था। अब यहाँ पे आपको बॉम्बे और गुजरात दोनों ऑप्शन में दिख रहा होगा, लेकिन सही जवाब बॉम्बे प्रांत है। सुनो, देखो भाई, आप लोग आज जिन राज्यों में रह रहे हैं अगर, तो उन राज्यों में जो क्षेत्र हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा से ही थे। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है ना, तो जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया था उसने बहुत सारे क्षेत्र उधर उधर किए थे। तो पहले क्या था, जो खेड़ा नाम की जगह है वो बॉम्बे प्रांत में आती थी, लेकिन आगे चल के ये गुजरात में गई, लेकिन पहले बॉम्बे प्रांत में आती थी। ठीक है, अच्छा अब ये घटना क्या है, अब खेड़ा में भयंकर अकाल आया, ये भी 1918 की घटना है। तो जैसे 1917 हमने बोला चंपारण, हमने बोला बच्चे 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, और 1918 में ही अब मैं आपसे एक अगली चीज बोल रहा हूं, जो क्या है बच्चे, खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ, भयंकर अकाल आया, बारिश हुई नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सरकार टैक्स नहीं छोड़ रही थी। अब लोगों ने बोला जब हमारे पास खुद ही खाने को नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, जबकि सरकार की एक बुक थी जिसको बोलते हैं रेवेन्यू कोड। अब ये रेवेन्यू कोड किताब खुद कह रही थी कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि बारिश नहीं हुई हो और एवरेज प्रोडक्शन जितना भी होता है किसी क्षेत्र का, बारिश कम होने की वजह से अगर एवरेज प्रोडक्शन का 25% भी नहीं हुआ है तो फिर उस साल वहां के लोगों से टैक्स ना लिया जाए। यानी मान लो कि खेड़ा का एवरेज प्रोडक्शन आम साल जो होते हैं 100 kg का उत्पादन हो जाता है, लेकिन 1918 में इतनी कम बारिश हुई कि 20 किलो उत्पादन हुआ। तो रेवेन्यू कोड किताब क्या कहती है कि अगर एवरेज प्रोडक्शन का 1/4 भी नहीं हो रहा है, यानी 1/4 इसका क्या होता है 25 किलो, 25 किलो भी नहीं हुआ, 20 किलो हुआ है, ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोड खुद ब्रिटिशों की किताब कह रही है कि वहां के लोगों से टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन का 25% भी उत्पादन नहीं हुआ है। और यहाँ पे तो भाई मान लो 20 किलो हुआ था, मतलब बहुत कम हुआ था खेड़ा में, लेकिन फिर भी वहां की जो लोकल अथॉरिटी थी वो कह रही थी कि नहीं हमको तो टैक्स चाहिए। ऐसे में गांधी जी ने कहा ऐसे कैसे चाहिए, गांधी जी ने किसानों को कहा कि आप टैक्स ना दीजिए। कुल मिला के ये है खेड़ा सत्याग्रह। अंततः सरकार ने गुप्त आदेश जारी किया लोकल अथॉरिटीज ने कि टैक्स सिर्फ उन्हीं से वसूला जाए जो दे सकते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ऐसे कौन बोलेगा कि हाँ मैं बहुत अमीर हूं मुझसे टैक्स ले लो मैं दे सकता हूं। कुल मिला के ब्रिटिशों की हार थी, बस वो स्वीकार नहीं रहे थे। ठीक है, बस उन्होंने क्या बोला कि जो दे सकता है दो, जो नहीं दे सकता मत दो। तो ये बॉम्बे प्रोविंस की बात। चल, निम्नलिखित में से किस कानून को काला कानून कहा जाता है। जब हम लोग बात करते हैं काला कानून या ब्लैक एक्ट, तो ये बेसिकली रोलेट एक्ट को कहा जाता है। अब ये कहानी क्या है बेटा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी रोलेट। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और ये कमेटी का काम होता है कि कुछ ऐसा कानून बनाओ जो क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोक पाए। रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी घटनाएं आप समझते हैं, हिंसात्मक घटनाओं की बात हो रही है, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, आज भी कुछ देखे, तो उनको रोक पाए। तो सिडनी रोलेट ने बोला ठीक है हम प्रयास करते हैं। और बच्चे तब सिडनी रोलेट के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उनने एक अधिनियम प्रस्तावित किया जो पास हो गया, उसको हम कहते हैं रोलेट अधिनियम। इसके प्रावधान बड़े खतरनाक थे। रोलेट अधिनियम क्या कहता है कि शक के आधार पर या संदेह के आधार पर, सस्पेशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। यही बहुत खतरनाक प्रावधान है, क्योंकि देखो शक या सस्पेशन का कोई हाथ पांव नहीं है। मैं कहूं कि मुझे किसी व्यक्ति पर शक है कि वो बम फेंकेगा, तो वो व्यक्ति कहेगा कि आपको कैसे पता, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं कहूंगा कि मैं कब कह रहा हूं तुमने किया है, मैं तो कह रहा हूं मुझे शक है, और शक का तो कोई हाथ पांव एविडेंस चाहिए ही नहीं, वो तो शक है मुझे। तो कुल मिला के सस्पेशन का तो कोई हाथ पांव नहीं, तो किसी को भी ब्रिटिश यहां पे अरेस्ट कर सकते थे, सबसे पहला। अच्छा, जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति है उसको 2 साल तक जेल में ब्रिटिश रख सकते थे। इमेजिन करो 2 साल तक जेल में सिर्फ शक के आधार पर। असल में इस रोलेट अधिनियम में प्रावधान ये था कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको एक गुप्त अदालत यानी एक सीक्रेट कोर्ट ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे बच्चे, तो एक सीक्रेट कोर्ट, एक गुप्त अदालत ले जाएंगे, और वहां पे उसको कोई वकील भी दिया नहीं जाएगा। तो नो एडवोकेट, नो वकील, तो कोई वकील आपको दिया नहीं जाएगा, आपकी कोई दलील भी सुनी नहीं जाएगी, नो दलील, यानी कोई आर्ग्यूमेंट आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो आप अपने पक्ष में कुछ नहीं बोल सकते, साथ साथ एक बार जो जज ने फैसला दिया वो फाइनल है, आप कहीं ऊपर अपील भी नहीं कर सकते। बाप रे, आप सोचो कितने खतरनाक प्रावधान है। इसलिए रोलेट
अधिनियम को काला कानून या ब्लैक एक्ट कहा जाता है, क्योंकि आप खुद फील कर पा रहे हो कि भाई शक के आधार पर गिरफ्तारी, 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है, सीक्रेट कोर्ट ले जा रहे हैं, घर वालों को बता नहीं रहे, प्रेस को बता नहीं रहे कहां ले जा रहे, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को कोई वकील नहीं दे रहे, उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, एक बार जो फैसला उसको दे दिया गया वो फाइनल है। जैसे आज लोअर कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप हायर कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं काला कानून, ठीक है। और फिर इसी काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह शुरू किया। सुनो, गांधी जी ने भारत आने के बाद 3 क्षेत्रीय सत्याग्रह शुरू किए, जैसे चंपारण, जैसे अहमदाबाद और जैसे खेड़ा। ये है 3 रीजनल, क्या है बच्चे, 3 रीजनल सत्याग्रह। लेकिन बच्चे 1919 में रोलेट अधिनियम के खिलाफ जो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, रोलेट सत्याग्रह, ये पहला ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह है। क्या है बच्चे, पहला पैन इंडिया या ऑल इंडिया, अखिल भारतीय। तो कभी कोई पूछे आपसे गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह, तब आप क्या जवाब दोगे, रोलेट। अब कुछ बच्चे मुझसे बोल सकते हैं कि सर उस दिन आपने हमें कहा था कि पहला अखिल भारतीय आंदोलन तो स्वदेशी है, तो भाई वो गांधी जी का थोड़ी ना था, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी थोड़ी ना थे। तो गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह, मतलब गांधी जी ने इंडिया में जो सत्याग्रह शुरू किए उनमें पहले 3 हमने देखा क्षेत्रीय है, रीजनल है, पहला ऑल इंडिया लेवल क्या है, रोलेट है, ठीक है। तो ये बात अब मैं आपको बता दिया। 2 साल तक भाई उसको, व्यक्ति को आप गिरफ्तार रख सकते हो, है ना। चलो ये हमने बात देख ली। गांधी जी का प्रथम देशव्यापी सत्याग्रह रोलेट सत्याग्रह, चलिए तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आगे देखो क्या है, अगला है जलियांवाला बाग किस तिथि से संबंधित है। रोलेट अधिनियम और जलियांवाला बाग बड़े इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रोलेट अधिनियम क्या कहता है, शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय होती थी, तो पंजाब में ब्रिटिशों ने रोलेट अधिनियम भी लागू किया, जैसे उन्होंने अन्य क्षेत्रों में किया, पंजाब में भी किया। लेकिन पंजाब में उन्होंने एक और एडिशनल चीज की, तो रोलेट अधिनियम के साथ साथ पंजाब में बेटा उन्होंने मार्शियल लॉ यानी मिलिट्री कानून भी लागू किया, यानी वहां पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दी। जैसे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे आप देखते हो कि जैसे आईएएस आईपीएस लोग होते हैं ना, ये सब खत्म, सेना को दे दिया पावर कि आप कंट्रोल करो इस क्षेत्र को, आपको जो सही लगता है करो। तो यहाँ पे मार्शियल लॉ भी लागू थी। अब हुआ क्या कि 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकल लीडर्स, एक का नाम डॉक्टर सत्यपाल, एक का नाम सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट किया रोलेट अधिनियम, यानी शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया, क्योंकि पंजाब में रोलेट अधिनियम भी है। अब जब इन 2 लोगों को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया तो भाई वहां के लोग जो थे वो बहुत भड़क गए, लोकल कह रहे ये कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो तभी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकल लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में डिसाइड किया कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा, मतलब कोई यहाँ पे शस्त्र अस्त्र नहीं, कोई वायलेंस वाली कोई बात नहीं, शांतिपूर्ण। उन लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि वहां मार्शल लॉ लगी हुई है और ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, बैन है। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, और तब पंजाब में विरोध प्रदर्शन के लिए कई सारे लोग अपने लीडर्स को छुड़ाने, जो 2 लीडर्स हैं कि आप उनको छोड़ दो, गलत अरेस्ट किया है, इकट्ठा हुए थे। लेकिन तब क्या हुआ बच्चे, जो वहां पे ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था जनरल रेगिनाल्ड डायर, तो इसका पूरा नाम क्या है बच्चे, जनरल आर डायर या जनरल रेगिनाल्ड डायर। तो ये अपनी सेना के साथ यहां पहुंचता है। अब इस बाग से, इस ग्राउंड से एंट्री करने का और बाहर आने का रास्ता एक ही था, और ये वहीं पर अपनी फोर्स के साथ आके स्थापित हो जाता है। अब ये चाहता तो लोगों को वार्निंग दे सकता था कि आप निकल जाइए, नहीं, इसने सोचा रोलेट अधिनियम में अरेस्ट किया है हमने तो कुछ गलत नहीं किया। इनने ये सोचा मार्शल लॉ लगी हुई है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो नहीं सकते थे, यानी कानूनी रूप से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तब इसने अपने लोगों को आदेश दिया, तब तक गोली चलाइए जब तक गोलियां खत्म ना हो। और आपको हैरानी होगी 1669 गोलियां चलाई गई, 1600 तो 1679 गोलियां चलाई गई, ठीक है, तो 69 नहीं, तो 1679 गोलियां चलाई गई, तब तक जब तक पूरी गोलियां खत्म नहीं हो गई। सरकारी आंकड़ा कहता है कि लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई सारे जख्मी हो गए थे।
पूरा देश शॉक्ड था। क्यों शॉक्ड था? क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई निहत्थे लोगों पर इस तरीके से कुछ कार्रवाई हुई और 1000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। इमेजिन करके देखो बेटा, सोच के देखो, 1000 से ज्यादा लोग मार दिए। आज भी जब ये घटना सोची जाती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाप रे, दिन दहाड़े 1000 निर्दोष लोगों को मारा गया है, बताओ। और पूरा देश शॉक्ड है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जो ब्रिटिशों ने उन्हें दी थी। सरोजनी नायडू को कैसर हिंद का मेडल मिला हुआ था जो ब्रिटिशों ने दिया था। एक बार असल में हैदराबाद में भयंकर बाढ़ आई थी तो वहां पे सरोजनी नायडू जी ने बहुत अच्छा सेवा कार्य किया था, तो उसी को सम्मानित करते हुए उनको कैसर हिंद मेडल मिला, लेकिन उन्होंने वो वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये। और अब जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे तब फिर सरकार ने क्या किया कि एक हंटर कमेटी बनाई जिसका काम था इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या हुआ। लेकिन इस हंटर कमीशन ने भी बस लीपा पोती का काम किया। इसने क्या बोला पता है कि हाँ, जनरल डायर ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया जरूरत से ज्यादा किया, लेकिन जो किया पूरी निष्ठा से किया। वाह, मतलब पूरी निष्ठा से हमारे लोगों को मारा, वाह भाई वाह। तो कुल मिला के बस हंटर कमीशन ने यह कहा कि इसको नौकरी से हटा दिया जाए। अब सोचो, 1000 से ज्यादा लोगों को मारने वाले व्यक्ति को सजा बस क्या, नौकरी से निकालो, नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी। मर्डर का क्या जो उसने इतने लोगों का किया है। फिर ये लंदन चला जाता है, वहां पर ब्रिटिश संसद जो है, पार्लियामेंट, वो इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर देती है, सम्मान करती है इसका। बताओ, सम्मान की तलवार दे रहे हैं। वहां के लोग इसके लिए चैरिटी करते हैं कि बेचारे की नौकरी चली गई, कैसे जिएगा, तो इसके लिए क्राउड फंडिंग होती है, लोग पैसा इसको देते हैं। वाह। और 1927 में इसकी मृत्यु हो जाती है, सेल्फ नेचुरल। लेकिन जिस समय जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस टाइम पर जमीन पर तो ये मौजूद था, लेकिन एक और व्यक्ति था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। और वो जो व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसका नाम था माइकल ओ ड्वायर। ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब। ठीक है बच्चे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब माइकल ओ ड्वायर। और तब ये माइकल ओ ड्वायर, भाई उसकी भी स्वीकृति थी रेगिनाल्ड डायर को कि ठीक है तुम जो कर रहे हो मेरा समर्थन है, तो दोनों की मिली भगत थी। तो इस घटना के 21 साल बाद साल 1940 में उधम सिंह नाम के व्यक्ति माइकल ओ ड्वायर को लंदन में जान से मार देते हैं। शायद आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, एक पिक्चर बनी थी सरदार उधम सिंह, ठीक है, तो उस पिक्चर में ये दिखाया भी गया था। खैर आओ, तो डॉक्टर सत्यपाल के अलावा किस अन्य नेता की गिरफ्तारी हुई थी? तो हमने बोला सैफुद्दीन किचलू। इसके अलावा और बात देखो भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ। वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे बच्चे, 1916 से 1921 ये इनका कार्यकाल है। और जलियांवाला बाग कांड क्योंकि 1919 में हुआ है तो यही ऑब्वियस सी बात है कि उस समय आपके गवर्नर जनरल रहे। चलो, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बच्चे उस टाइम पे? माइकल ओ ड्वायर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनकी हत्या होगी आगे चल के। हत्या कौन करेगा वो भी हम देखेंगे। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में कैसर हिंद मेडल किसने लौटाया? अभी अभी हमने बात की, सरोजनी नायडू ने कैसर हिंद मेडल लौटाया। किस रेवोल्यूशनरी ने माइकल ओ ड्वायर को मार दिया? तो अभी अभी हमने बात की, उधम सिंह साहब ने 1940 में मार दिया। माना जाता है कि 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तब उधम सिंह मौजूद थे वहीं पे बाग में, लेकिन वो एक छोटे बच्चे थे, किसी तरीके से बच गए होंगे तो उनने बदला लिया। ठीक है, चलो भाई, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी हो जाए फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं भाई। चल, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? चलो, तो भाई वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्या है पहले वो समझे। 1878 में पास हुई। अब उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे बेटा जिनका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम है? तो लॉर्ड लिटन थे भाई उस टाइम पे गवर्नर जनरल, 1876 से 1880। इनके टाइम पे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हुई। वर्नैक्युलर मतलब क्या होता है? रीजनल भाषा, लोकल लैंग्वेज। तो नाम से अगर आप गेस कर पाओ तो क्या हुआ होगा? प्रेस और रीजनल भाषा, तो क्या किया होगा? तो बेसिकली लिटन एक बेकार व्यक्ति था। इसने इस एक्ट के माध्यम से रीजनल लैंग्वेजेस पर सेंसरशिप लगाई कि आप ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ लिखोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो भी रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं,
जो ब्रिटिशों के खिलाफ लोकल भाषाओं में जो लिख रहे हैं ना, तो ब्रिटिशों के खिलाफ लिख रहे हो तो हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रेस एक्ट के अंतर्गत कई सारे अखबार, जैसे उदाहरण के लिए सोम प्रकाश, तो इन पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा भारत मिहिर, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, डेक्का प्रकाश, तो इन अखबारों पर कार्रवाई भी की गई थी। ठीक है। अच्छा, एक अखबार था अमृत बाजार पत्रिका, वो तो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे रीजनल लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर कार्रवाई वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत हो रही है, जो इंग्लिश के हो गए उन पे थोड़ी ना। तो अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। बताइए, तो अमृत, एक ये भी लिख लेता हूं नाम, ताकि भाई आपको दिमाग में रहे कि ये किस भाषा में कन्वर्ट हो गया। इस एक्ट के अधिनियम से बचने के लिए इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट हो गया। तो लिटन इसका सही जवाब है। चलिए, आर्म्स एक्ट भी एक एक्ट है। ठीक है, भारतीयों को आर्म्स यानी हथियार रखने पर पाबंदी थी, वो भी लिटन के टाइम पे ही आई थी। आगे देखो, इल्बर्ट विधेयक, इल्बर्ट बिल किसके टेन्योर में आया? इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट विधेयक। चलो इसके बारे में समझते हैं। ये 1883 की घटना है। अब देखो ध्यान से सुनना, 1876 से 80 इंडिया में मौजूद था लिटन। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इसके टाइम पे आई, और इसका कार्यकाल जब खत्म हुआ तब एक अच्छा व्यक्ति आया, तो ये बेकार था लिटन। अच्छा व्यक्ति कौन था? रिपन। तो रिपन, लॉर्ड रिपन, तो ये आए। और रिपन के टाइम पर क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्टनी इल्बर्ट। तो कर्टनी इल्बर्ट ने रिपन को कहा कि भाई अभी तक जो इंडियन व्यक्ति होते हैं जिन पर कोई केस चल रहा हो, तो इंडियंस के केस को इंडियन जज भी देख सकते हैं और ब्रिटिश जज भी देख सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश व्यक्ति पर जब कोई मुकदमा चलता है तो सिर्फ ब्रिटिश जज ही क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता कि इंडियन जज जो योग्य हैं, जो पेपर निकाल के आए, तो भाई वो भी देख सकते हैं? रिपन ने बोला बिल्कुल देख सकते हैं, और तब इल्बर्ट बिल पेश किया जाता है। लेकिन तब भाई जो कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि यूरोपीय लोग, ब्रिटिश लोग बहुत गुस्सा होते हैं रिपन से, इल्बर्ट से भी, कि तुम लोग की इतनी हिम्मत, अब तुम लोग यूरोपीय लोगों को भारतीय जजों के सामने खड़ा करवाओगे। तो इनने बोला तो क्या बुराई है, वो भारतीय जज, वो इंडियन जज बकायदा पेपर देके अपनी योग्यता सिद्ध करके उस जगह तक पहुंचे। तो अगर उनके सामने कोई यूरोपीय व्यक्ति का केस आता है तो वो बिल्कुल वैसे ही निभाएंगे जैसे वो अन्य का केस देखते हैं। और ब्रिटिश जज भी तो दोनों केस देखते हैं, ब्रिटिश और इंडियन के, तो हम यहां पे भेदभाव क्यों करें? लेकिन तब भाई मामला ब्रिटेन तक पहुंचा। इनफैक्ट उस समय ब्रिटेन की महारानी उन तक मामला पहुंचा, और तब अल्टीमेटली इतना ज्यादा विरोध हुआ, रैलियां ब्रिटेन में निकाली गई कि अब हमको काले लोग जो हैं वो हमको सजा देंगे, ये रिपन देखो क्या कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में फिर इस बिल को वापस ले लिया गया। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी। रिपन तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इससे ब्रिटिशों का चरित्र और उनका जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो सामने उभरा। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के ये बात हमने देख ली, रिपन 1883 की कंट्रोवर्सी है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। आओ आगे बढ़े। किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा अपना कैसरे हिंद मेडल लौटाकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? सुनिए, देखो भाई, ये जो लौटाने वाली चीज है ना, कि हमको जो चीज मिली है, हमको कोई मेडल मिला है, कोई टाइटल मिला है, जो लौटाने वाली बात है, ये सबसे पहले इंडिया में कब देखी जाती है? जब इंडिया में होम रूल लीग शुरू हुई थी, तो 1916 की घटना है ना, जब एनी बेसेंट जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये मुझे वहां बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। होम रूल लीग तो हमने कर लिया। 1916 में जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया था, याद है? तो बेटा सबसे पहले एक व्यक्ति थे सुब्रमण्यम अय्यर, तो इनने सबसे पहले ये टाइटल लौटाने वाली चीज शुरू की। आगे चल के 1919 में अभी हमने पढ़ा जलियांवाला बाग, और वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया कि दो लोगों ने अपनी चीजें लौटाई थी। एक सरोजनी नायडू ने लौटा दिया था उनका कैसरे हिंद मेडल, और साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। साल आ चुका है 1920, और अब एक मूवमेंट बड़े स्तर पर इंडिया में शुरू होता है, और इस मूवमेंट का नाम क्या है बच्चे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमें चाहिए स्वराज, और जलियांवाला बाग में इंसाफ, और रोलेट अधिनियम हटाना है, और साथ साथ एक खलीफा का मुद्दा था। असल में विश्व युद्ध प्रथम जो था उस टाइम पे वो खत्म हुआ था 1914 से 18। तो जब विश्व युद्ध प्रथम खत्म हुआ
तो यहाँ पे टर्की नाम का एक देश था, वो हार गया और जीतने वाले देशों में ब्रिटेन था। तो जब टर्की हार गया तो जो टर्की के हेड थे वो ना सिर्फ टर्की के राजनीतिक हेड थे, यानी पॉलिटिकल हेड जैसे राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, तो वो तो थे ही, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के वो धार्मिक प्रमुख भी थे। कौन? जो टर्की के पॉलिटिकल हेड थे वो पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख भी थे, जिनको कहते हैं खलीफा। तो वो खलीफा थे, कैलिफ। और जब ये हार गए तो भाई ब्रिटेन ने क्या किया पता है? ब्रिटेन ने खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। माना जाता है उनको एक छोटे से रूम में रखा गया और बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगाई गई। तब पूरी दुनिया भर के मुसलमान भड़क गए, भारत में भी मुसलमान भड़क गए कि हमारे खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार करो। और तब भारत में एक मूवमेंट शुरू की जाती है जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है बच्चे 1919 में, और इसको मेनली लीड करते हैं अली ब्रदर्स, अली बंधु, अली ब्रदर्स इसको लीड करते हैं। अब अगले साल 1920 में गांधी जी शुरू कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने क्या किया कि जो मुद्दे थे, जैसे स्वराज चाहिए, प्लस जलियांवाला बाग में इंसाफ चाहिए, प्लस रोलेट अधिनियम हटाओ, इन सब के साथ खलीफा को सम्मान दो, ये भी गांधी जी ने शामिल कर लिया, ताकि मुसलमान जो खिलाफत आंदोलन वाले हैं वो असहयोग में आ जाए। और ऐसा ही हुआ। 1920 में गांधी जी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जाता है कि उनने खलीफा के मुद्दे को शामिल कर लिया अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के उद्देश्य में, जिससे बड़े स्तर पर मुसलमान जुड़ गए नॉन कॉपरेशन से। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनफैक्ट बोला भी ऐसा जाता है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, असहयोग खिलाफत आंदोलन। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने कैसे की नॉन कॉपरेशन की? तो इनने, गांधी जी ने अपना कैसर-ए-हिंद मेडल लौटा दिया। कैसर-ए-हिंद मेडल गांधी जी को क्यों मिला था मैंने बताया, इसी क्लास में बताया था ना। बोअर युद्ध में उन्हें जख्मी ब्रिटिश सैनिकों की सेवा की थी और उसके लिए उनको मिला था कैसर-ए-हिंद मेडल, तो उनने वो अभी लौटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुरुआत कर ली। अच्छा, ये आंदोलन कब शुरू हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये आंदोलन बेटा 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको स्वदेशी आंदोलन पढ़ाया था, तो बेटा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू बताया था? 7 अगस्त 1905। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920। ठीक है, चल अब नॉन कॉपरेशन नाम से दिख रहा है कि भाई हमको ब्रिटिशों से कॉपरेट नहीं करना है। वही सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, पुलिस कोर्ट का बहिष्कार, विधानसभा का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, साथ साथ विदेशी सामान का मैंने बता दिया बहिष्कार। अच्छा, ऑल्टरनेटिव रूप में क्या आएगा? भाई ठीक है, आप सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकारी संगठनों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव देने पड़ेंगे। अगर हम कह रहे हैं विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो इंडियन सामान खरीदेंगे, तो स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करो। अगर आप कह रहे हो सरकारी स्कूल कॉलेज मत जाओ, तो भारतीय स्कूल कॉलेज आ गए, तो ये इंडियन ऑल्टरनेटिव भी आते रहे। तो जो आपने स्वदेशी आंदोलन में चीज पढ़ी थी वही चीजें यहाँ पे भी आएंगी, बस यहाँ पे कुछ नई चीजें आएंगी। जैसे यहाँ पे आप देखते हो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट है वो स्वदेशी में नहीं था। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों का बॉयकॉट, वो पहले नहीं था। ठीक है, इलेक्शंस का बॉयकॉट वही एक ही बात है, तो ये पहले नहीं था स्वदेशी में, ये नई चीज है। साथ साथ स्वदेशी में ये था कि भाई कोर्ट मत जाओ, लेकिन अब तो लॉयर्स को भी कहा गया, वकीलों को कहा गया कि आप प्रैक्टिस छोड़ दो, मत करो प्रैक्टिस, कोई जरूरत नहीं है प्रैक्टिस वगैरह करने की। ठीक है, साथ साथ एक नई चीज थी टाइटल्स का अबॉलिशन। स्वदेशी में आपने कभी देखा कोई टाइटल किसी ने लौटाया, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने टाइटल लौटाया। अभी मैं बताऊंगा, जमनालाल बजाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनने भी एक टाइटल लौटाया था। ठीक है, चलो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई? देखो, वैसे तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को इसको शुरू कर दिया था, लेकिन और पूरा कांग्रेस भी उनके पीछे शुरू कर दी, लेकिन एक होता है ना फॉर्मेलिटी निभानी होती है। तो दिसंबर महीने में जब कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है, तो दिसंबर 1920 में बेटा नागपुर में अधिवेशन हुआ था और वी राघवचारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो इनकी अध्यक्षता में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रस्ताव था वो ऑफिशियली पास हुआ, हालांकि शुरू पहले ही हो चुका था। चलिए आगे देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन के दौरान नवाब बहादुर की उपाधि लौटाई? अभी भी मैंने बताया, असहयोग आंदोलन में एक नई चीज क्या देखने को मिलती है जो स्वदेशी में नहीं मिलती है। हाँ, होम रूल में था, होम रूल मूवमेंट में सुब्रमण्यम अय्यर ने लौटा दिया, वो मैंने बात मानी, लेकिन स्वदेशी से तुलना करें तो स्वदेशी में कभी टाइटल नहीं लौटाए गए, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद लौटाया। और अब हम बात कर रहे हैं भाई किसकी, तो जमनालाल बजाज।
इनने नवाब बहादुर का टाइटल लौटाया था। ये जो जमनालाल बजाज साहब हैं ये वही हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, बजाज इंडस्ट्रीज आपने आज भी नाम सुना होगा ना, वो जो पल्सर बाइक वाले, तो बेटा वही बजाज, ठीक है। तो जमनालाल बजाज ने नवाब बहादुर का टाइटल लौटा दिया। किस आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का वादा किया कि 1 वर्ष अगर लोगों ने मेरा साथ दिया और जो मैं कह रहा हूं वैसा किया तो फिर स्वराज मिलेगा? असहयोग आंदोलन। हालांकि असहयोग आंदोलन 2 साल चलता है, 1920 से 22। गांधी जी ने तो ये कहा था कि आप मेरा साथ दो, 1 वर्ष में स्वराज मिलेगा। लोगों ने 2 वर्ष साथ दिया लेकिन स्वराज नहीं मिला। कोई नहीं, कभी कभार लीडर्स एंथुसियाज्म में ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ये भी बात कही थी कि मैं आजीवन धोती पहनूंगा, लंगोट पहनूंगा। क्यों? क्योंकि वो आम जो भारतीय लोगों की पोशाक है, अधिकतर लोग उस टाइम पर कृषक हैं, तो उससे ही जुड़ना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया था। चलो, तो ये सारी चीजें हैं जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दौरान हुई, जो मैंने आपको बता दिया। फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करो, टाइटल्स उपाधियां लौटाओ, इलेक्शन, कोर्ट, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी संगठन, तो जो स्कूल कॉलेज में मत जाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलो आगे देखो, किस घटना के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? बड़ी फेमस घटना है चौरी चौरा। तो देखो 1920 1 अगस्त से शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन और 1922 में 4 फरवरी तक चलेगा। अब क्या हुआ कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गांव है, उस टाइम पे नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। आज हम बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश, पहले नाम क्या था प्रांत का? यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो वहीं का गांव है चौरी चौरा। कई लोग इसको छोरी छोरा गलत पढ़ते हैं, चौरी चौरा है। तो अब जब चौरी चौरा में हुआ क्या कि एक व्यक्ति था जो वहां पे एक विदेशी मदिरा की दुकान थी, उसके सामने विरोध कर रहा था। तो वो जो मालिक था मदिरा दुकान का, वो पुलिस को ले आया। पुलिस ने इस विरोध करने वाले नेता को मारा। नेता गया चौरी चौरा गांव, जो उसका गांव था। फिर वहां से बहुत सारे लोग हाथों में मशाल लेके पुलिस के पास आए कि आपने ऐसा क्यों किया। पुलिस वालों ने क्या किया कि उनकी बात सुन लेने से बेहतर पुलिस वालों ने कहा कि गेट वेट बंद करो, इनको बोलने दो। इससे और बात बिगड़ गई, क्योंकि जब कोई अपनी बात गुस्से में आपसे बता रहा, आप सुन लेते हो तो उसकी भड़ास निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले अंदर चले गए, तो लोगों ने मिट्टी का तेल डाला पुलिस स्टेशन पर और आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मर गए। इसको ही नाम मिला चौरी चौरा कांड। और फिर उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस टाइम पे गांधी जी कहां पे थे? बारदोली। बारदोली गुजरात में जगह है आज, तो यहीं पे बारदोली प्रस्ताव पास किया गया। तो बारदोली प्रपोजल, तो ये दिमाग में रखना। और इसी के साथ चौरी चौरा और बारदोली प्रस्ताव के साथ असहयोग आंदोलन खत्म हुआ। चलो, तो चौरी चौरा घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को हुई। ये भी हमने पूरी बात अच्छे से कर ली। 4 फरवरी को हुई थी, रात हो गई थी, तो 5 फरवरी भी कहीं कहीं आपको मिलता है, तो 4-5 फरवरी है। लेकिन अगर कभी एक चुनना हो तो 4 फरवरी चुनना, शुरुआत 4 को ही हुई थी। चलो, जनवरी 1 1923 को स्थापित स्वराज दल के स्थापनाकर्ता कौन थे? अब देखो कहानी क्या है। असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग देखते हैं बच्चे कि जब 1920 से 22 चला, चौरी चौरा हुआ, असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया है। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई थी। मीनवाइल कांग्रेस के अंदर अब कुछ ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि भाई अभी तो असहयोग आंदोलन भी नहीं चल रहा, गांधी जी जेल में, तो अभी हमें कुछ करना चाहिए। अभी 1923 में इलेक्शन है। अब देखो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, गांधी जी जेल में है, अगले साल चुनाव है। तो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग थे जिनका ऐसा मानना था कि हमें अगले साल चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। इन लोगों को नाम मिला स्वराजवादी। दूसरी तरफ इनके खिलाफ कुछ लोग थे, उनका कहना था कि अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, 2 साल हमने चुनाव का बहिष्कार किया, 1920 से 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, अब हम चुनाव में हिस्सा लेंगे तो लोग भी हंसेंगे कि लो, तुम लोग तो बोल रहे थे कि सरकारी प्रक्रिया से दूर रहोगे, सरकार का कोई भी साथ नहीं देना है, नॉन कॉपरेट करना है, सहयोग नहीं करना, और अब आप खुद हिस्सा ले रहे हो एक सरकारी प्रक्रिया में, चुनाव में। तो इनके बीच में ठन गई। स्वराजवादियों का कहना था कि भाई हम हिस्सा नहीं लेंगे तो ऐसे लोग हिस्सा लेंगे जो ब्रिटिशों के प्रति वफादार हैं। भाई यही तो आज भी इंडिया में राजनीति की समस्या है ना, कि बुरे लोग राजनीति में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, तो बुरे आ जाते हैं। तो इनका कहना है कि बुरे लोग आ जाएंगे, इससे अच्छा हम चले जाएं, हम तो वहां स्वराज की मांग करेंगे सदन में जाके, और जनता भी सुनती रहेगी भाई उनके लिए कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं चित्तरंजन दास, ठीक है। अच्छा, चित्तरंजन दास ने जो स्वराज पार्टी स्थापित की है, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी वो सचिव थे, सेक्रेटरी, और चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष, ठीक है। तो एक बात ये दिमाग में रखना, तो स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर की एक पार्टी है।
असल में ये लोग कह रहे थे हमको चुनाव में हिस्सा लेना है, इनके खिलाफ जो लोग थे गैर स्वराजवादी वो कह रहे थे नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन गांधी जी ने फिर गैर स्वराजवादियों को समझाया कि भाई फिर से स्प्लिट हो जाएगा कांग्रेस का, यानी फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी कांग्रेस, मतलब नहीं है जैसे 1907 में हुआ। इसलिए एक काम करो, जिसको अलग होना है अलग होने दो, कोई बात नहीं, मतलब जिसको चुनाव में हिस्सा लेना है उनको चुनाव में हिस्सा लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रही और इसने चुनाव में हिस्सा लिया और बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन इनका रहा। तो चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु नाम से भी हम जानते हैं, देश बंधु मतलब देश के मित्र, ठीक है। तो ये हैं चित्तरंजन दास साहब, ये हैं मोतीलाल नेहरू साहब सचिव, अजमल खान भी मेंबर थे। किसके मेंबर थे? स्वराज पार्टी के मेंबर थे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से क्या स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, एम क्या था? तो एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही इनका उद्देश्य है, सही बात है। चलो, किस प्रांत में स्पष्ट बहुमत हासिल कर स्वराज पार्टी ने सरकार बनाई? अब सुनो, स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया, केंद्रीय स्तर पर भी चुनाव हुए थे और राज्य स्तर पर भी हुए थे। जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा के चुनाव होते हैं और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी चुनाव होते हैं, 1923 में भी ऐसे दोनों चुनाव थे। तो स्वराज पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर भी अच्छा किया, लेकिन वहां पर बहुमत हासिल नहीं किया। लेकिन राज्य स्तर पे जब इनने कई राज्यों में हिस्सा लिया तो मध्य प्रांत में बेटा 50 सीट थी और 50 में से 54 सीट थी, 54 में से 40 पर इनने जीत हासिल की, यानी सरकार बना ली। क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कैसे निकालते हैं? जैसे 54 का हाफ करो, क्या हो गया? 27, और +1 कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी में तो मोर देन हाफ होता है ना। तो जिसके पास भी 28 सीट होंगी उसकी सरकार बनेगी। यहां पे तो 40 सीट आ गई। तो सोचो, स्वराज पार्टी जो 1923 में ही बनी, 1 जनवरी 1923, और उसी साल उनने जीत भी हासिल कर ली और मध्य प्रांत में तो सरकार बना ली। कितनी बड़ी बात है। चलो, 1928 में भारत आए, साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 थे। ये तो हमने पहले भी देखा। साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कहानी भी मैंने पहले बता दी, जॉन साइमन। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। और देखो, किस जगह पर हो रहे साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए? लाहौर। फिर आगे चल के इनकी मृत्यु का बदला भी लिया गया था, हमने बात की थी। भारतीयों द्वारा अपना खुद का संविधान बनाने का प्रथम संयुक्त प्रयास किस वर्ष किया गया? अब ध्यान से सुनो। अब जब पूरे भारत में साइमन आयोग के खिलाफ विरोध चल रहा था कि साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, और ऐसे टाइम पर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई तो लोग और भड़क गए। तो एक ब्रिटेन में एक अधिकारी मौजूद था जिसको हम कह रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, उसका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखें। इसने भारतीयों को चैलेंज दिया कि तुम भारतीय लोग, तुम बोल रहे हो कि साइमन आयोग में कोई भी भारतीय नहीं है, अगर भारतीय होता तो क्या तुम लोग इतने काबिल हो कि अपना संविधान बना लो? तो मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज देता हूं कि तुम सब भारतीय मिलके अपना खुद का संविधान बनाओ, बस एक शर्त है कि सभी को मंजूर होना चाहिए। अब ये अंत में जो ये स्टेटमेंट बोले, ये जानबूझ के इसलिए बोले क्योंकि इनको मालूम था कि सबको तो मंजूर होगा नहीं, एक मुस्लिम लीग है जो विरोध उत्पन्न करेगी। लेकिन इनके अलावा एक और अनएक्सपेक्टेड विरोध उत्पन्न हुआ जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारी पार्टीज मिली और उनने बोला कि भाई देखो, जो बर्कनहेड ने चैलेंज दिया है वो हम लोग पहले तो एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग अपना खुद का संविधान बनाएंगे। सब मिले, और जब ये सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, तो यहां पे मोतीलाल नेहरू जी की नेतृत्व में कमिटी बनाई गई जिसका काम था कि ठीक है आप संविधान बनाओ। इसलिए उनने जो बनाया रिपोर्ट, जो दस्तावेज बनाया, जो ड्राफ्ट बनाया, नेहरू रिपोर्ट, तो ये इंडियंस का पहला जॉइंट एफर्ट अपना खुद का संविधान बनाने की दिशा में। लेकिन ये जब नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान देखें हम, तो इसमें एक प्रावधान था कि इंडियंस को स्वराज दे दो, ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस दे दो। तो अब कांग्रेस का जो युवा वर्ग था वो बहुत गुस्से में आ गया और मोतीलाल नेहरू के खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू गुस्से में आ गए कि पिताजी आप मांग रहे हैं, जब मौका मिल रहा है तो आप पूर्ण स्वराज मांगो। मोतीलाल नेहरू जी का कहना था कि बच्चे अभी स्वराज ही ब्रिटिश दे दे, बड़ी बात है, पूर्ण स्वराज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस, ये सब युवा वर्ग हैं, तो ये नाराज थे नेहरू रिपोर्ट से, मोतीलाल नेहरू से और सीनियर वर्ग से कि जब मांगने का मौका मिल रहा है तो आप तो बड़ा मांगिए, मिले या ना मिले वो बात की बात है कि भाई आपको नहीं दे रहे पूर्ण स्वराज, ब्रिटिश अलग बात है, आप तो मांगो कि मान लो आज तुम्हें
भाई एक चिराग मिल गया है, उसको तुमने घिसा, उसमें से जीनी निकला और वो कह रहा है मांगो क्या मांगते हो, तो तुम कह रहे हो कि मेरा एसएससी का एग्जाम निकल जाए। अरे बेटा बड़ा सोचो। हाँ सर, हम तो सर आईएएस बन जाते। बेटा और बड़ा, सर सीएम बन जाते हैं। अरे बेटा बड़ा सोचो ना, पीएम बन जाए सर। बेटा सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तुम्हें, सबसे पावरफुल व्यक्ति बनो ना दुनिया का। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं ना यंग जो सेक्शन है कांग्रेस के, कि मौका मिला है तो ये क्यों मांग रहे हो, ब्रिटिश दे या ना दे, आप तो बड़ी चीज मांगो। तो इसलिए कांग्रेस का जो युवा वर्ग था वो नाराज हो गया, और इसलिए नेहरू रिपोर्ट की जो कमिटमेंट थी भाई, नेहरू रिपोर्ट में जो एक कंडीशन थी कि तभी एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश जब सभी को मंजूर हो, यहां तो कांग्रेस का युवा वर्ग ही खिलाफ हो गया। युवा वर्ग इतना खिलाफ था कि उनने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने, उसका नाम है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। बताइए, लेकिन ये कोई ज्यादा सफल नहीं हुई पार्टी, ठीक है। लेकिन एक बात है कि इतना ज्यादा गुस्से में थे, बताइए। मुस्लिम लीग ने भी फिर विरोध किया दूसरे कारणों को लेके, लेकिन बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हो पाई। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के जो प्रावधान थे वो भविष्य में जो हमारा 1950 का संविधान बनता है, तो बहुत सारे नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान उस भविष्य के संविधान में ऐड हुए। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है प्रोटोटाइप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्राक रूप। प्राक रूप क्यों कहते हैं? प्राक मतलब जब कोई चीज वर्क इन प्रोग्रेस हो, कोई चीज बन रही हो, तब उसको कहते हैं प्राक। जैसे अभी तुम सरकारी अधिकारी नहीं हो, तुम हो प्राक सरकारी अधिकारी, तुम बन रहे हो, प्रोसेस में हो, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। चलो भाई, अब क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। अब युवा वर्ग ने बोला लो नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। अब फिर सीनियर लोगों ने सोचा कि अब यार समय आ चुका है जब यंग सेक्शंस जो हैं उनको ही हमको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। और यहां से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बन रहे हैं। 1929 का कांग्रेस सेशन है, और यहां पे हम देखते हैं कि बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो अध्यक्ष बन गए। किसके अध्यक्ष बन गए? कांग्रेस के 1929 में। और यहाँ पे इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने डिमांड करी पूर्ण स्वराज। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि 1906 में मैंने आपको पढ़ाया था ना, सबसे पहले कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी, लेकिन 1929 में बच्चे क्या मांग की है? पूर्ण स्वराज। 1929 में बोला है पूर्ण स्वराज के लिए अब हम लड़ेंगे, यानी इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों इंडियंस के पास हो, आंतरिक और विदेशी मामले, ब्रिटिशर्स तुम लोग पूरी तरीके से इंडिया से जाओ। ये ऑफिशियली कांग्रेस ने डिमांड रखी है। इतना ही नहीं, ये दिसंबर 1929 का महीना है, और ये भी नेहरू जी ने घोषणा की, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि अगले महीने की 26 तारीख को, यानी 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कई बच्चों को ये बात नहीं मालूम। जब मैं आज कहता हूं स्वतंत्रता दिवस तो बच्चों को लगता है 15 अगस्त, लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हुआ था, वो भी 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और रावी नदी के किनारे ध्वज फहराया गया था। तो यहां पे आप देख सकते हो 1929 लाहौर सेशन, और फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। चल, तो ये भी हमने पूरी बात देख ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, फिर हम देखते हैं कि भाई सिर्फ हमने बोल दिया कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, तो हमको मिल नहीं जाएगा। भारतीयों ने फिर एक आंदोलन शुरू किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुनो, तो सबसे पहले हमने देखा स्वदेशी। हमने बच्चे स्वदेशी में क्या बात की? 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन। फिर हमने बात क्या की? हमने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920। और अब मैं आपको बताने वाला हूं सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 6 अप्रैल 1930। मैं बताता हूं क्यों ऐसा। देखो, सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है किससे? समय हो गया, समय काफी हो गया, लेकिन कोई नहीं, बस हम लोग 5 मिनट में हम लोग ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बस खत्म होने वाले, ठीक है। ये चीजें अगर आपने पढ़ ली तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा पेपर हिस्ट्री में करेंगे। चलो, तो अब हुआ क्या कि बच्चे सविनय अवज्ञा, नाम देखो सिविल डिसोबीडियंस, तो यहां क्या करनी है? अवज्ञा। अब गांधी जी ने सोचा भाई पूर्ण स्वराज हासिल करना है तो पहले से कुछ अलग और बेहतर करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब गांधी जी एक चीज शुरू करते हैं कि हम कानून तोड़ेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। तो गांधी जी सबसे पहले बोलते हैं हम नमक कानून तोड़ेंगे। तो ब्रिटिशों का एक कानून था कि नमक बनाना और बेचना, इस पर एकाधिकार ब्रिटिश सरकार का है। गांधी जी ने कहा हम तोड़ेंगे, और इसलिए गांधी जी ने शुरू की डांडी मार्च। ये डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। इसको डांडी मार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मार्च, पैदल चल रहे हैं। मार्च इसलिए नहीं है डांडी मार्च क्योंकि मार्च महीने में शुरू हुई, नहीं, मार्च इसलिए क्योंकि वो होती ना, मार्च चल रहे हैं, पैदल यात्रा थी। 12 मार्च को शुरू होगी
और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होगी। साबरमती आश्रम से निकले गांधी जी, ठीक है, 78 लोगों के साथ निकले, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग 31 लोग गुजरात से थे। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकले। कहां जाना है? दांडी जाना है। दांडी क्या है? एक कोस्टल एरिया है, एक तटीय क्षेत्र है। यहां क्यों जाना है? क्योंकि दांडी जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, यहीं पर तो नमक है, तटीय क्षेत्रों में नमक होता है। तो ये एक पैदल यात्रा थी जो कितने दिनों तक चलनी है? 24 दिनों तक चलनी है। और 24 दिनों तक जो ये यात्रा चलनी है, कितने किलोमीटर? 384 किलोमीटर। तो जो गांधी जी की लोग आलोचना करते हैं, गांधी जी की उम्र में 384 किलोमीटर चलना छोड़ो, तुम अपनी आज की उम्र में तुम 1 किलोमीटर देश के किसी मकसद से चलो, तुम्हारा कोई एम नहीं, बस चलो ऐसे ही। बेटा नहीं चल पाओगे, 384 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात है। 241 मील, सोचो, 384 किलोमीटर और 241 मील चले थे। चलो भाई, तो यहां पे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक उठाया, तो नमक कानून टूट गया, क्योंकि नमक बनाना सरकार का एक अधिकार था। इनने नमक उठा के वो कानून तोड़ दिया। चलो, तो यहां पे और बात करें तो निम्नलिखित में से किस घटना के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब है नमक कानून तोड़ने से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ, कानून तोड़ दिया। दांडी मार्च कब शुरू हुई? 12 मार्च को शुरू हुई। 12 मार्च से कब तक चली? 6 अप्रैल तक चली। अच्छा, अब देखो नमक कानून टूटा कब? 12 मार्च को टूटा क्या? नहीं। मार्च करना कोई कानून तोड़ना होता है क्या? नहीं। चलना कोई कानून तोड़ना नहीं। कानून कब टूटा? 6 अप्रैल को कानून टूटा। तो 6 अप्रैल 1930 नमक उठाए, तो ये कानून टूटा। इसलिए मैंने अपनी क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जो तिथि है वो 6 अप्रैल मानी है, 12 मार्च नहीं। यही है, तो आप परेशान ना हो। 384 किलोमीटर है बच्चे। मील कितने हैं? 241 मील है। कितने हैं? 241 माइल्स की यात्रा है। कितने दिन? 24 दिन। तो 24 241 दिमाग में रखना। तो ये दांडी मार्च, यहां पे आप देखो, दांडी मार्च कहां से शुरू हुई? साबरमती आश्रम, अभी अभी हमने बात कर ली, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में शुरू हुई। और देखो, सबसे ज्यादा लोग कहां से हिस्सा लिए? गुजरात से हिस्सा लिए। कितने लोग? 31। टोटल कितने थे? 78। उसमें से 31 कहां से हिस्सा लिए हैं? गुजरात से। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के दौरान कितने किलोमीटर? 384 किलोमीटर, अभी बात की। और फिर कब समाप्त हुआ बच्चे? 6 अप्रैल 1930। निम्नलिखित में से किस तिथि को दांडी मार्च समाप्त हुआ, नमक कानून तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को। अगला, यहां पे देखो नमक कानून टूट रहा है, तटीय क्षेत्र में सब नमक उठा रहे। अब देखो, गांधी जी ने जो चीज दांडी गुजरात में की, अब वो चीज अलग अलग जगहों पे होगी। तो यहां पर मैं एक मैप बनाता हूं आपके सामने, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो भाई गांधी जी ने दांडी मार्च गुजरात से शुरू की। अच्छा, यहां पे जो मद्रास प्रांत है वहां पे राजगोपालचारी जी होंगे, तो सी राजगोपालचारी, तो बेटा सी राजगोपालचारी, तो ये मद्रास प्रांत में शुरू करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च नहीं, सॉरी, मद्रास प्रांत में ये मार्च शुरू करते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए। यहां पे भी तटीय क्षेत्र है, तो ये अपने क्षेत्र में मार्च करते हैं कि तटीय क्षेत्र तक पहुंचना है, नमक कानून तोड़ना है। केरल क्षेत्र में कौन होते हैं? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है के केलप्पन। तो केरल क्षेत्र में बेटा कौन है? के केलप्पन, राजगोपालचारी यहां। उड़ीसा वाले क्षेत्र में कौन होते हैं? गोप बंधु चौधरी। क्या नाम है? तो नाम अच्छे से देखो, गोप बंधु, तो बेटा गोप बंधु चौधरी, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। तो ये सब नाम दिमाग में रखिए। अच्छा, इलाहाबाद में क्या हुआ? नमक के पैकेट बेचे। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां नमक के पैकेट बेचे। नमक के पैकेट, देखो, नमक बनाना और नमक बेचना, नमक बनाना और नमक बेचना, ठीक है, नमक बनाना और बेचना दोनों ही सरकार का एकाधिकार, मोनोपोली था। तो यहां पर नमक बनाने वाला कानून तोड़ा और यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नमक के पैकेट बेचे, तो बेचने वाला सरकार का एकाधिकार भी तोड़ दिया इलाहाबाद में, ठीक है। चलो, और साथ साथ यहां पे एक और घटना है, सरोजनी नायडू जी, इनने क्या किया कि अपने लोगों के साथ धरसाना सॉल्ट वर्क्स, धरसाना गुजरात में एक जगह है, वहां पर एक नमक की फैक्ट्री थी, तो वहां पे रेड डाल दी कि हम बनाएंगे नमक, तुम लोगों का एकाधिकार खत्म। तो वहां पे फिर पुलिस आ गई और फिर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, कुछ लोग मारे भी गए। सरोजनी नायडू, तो इनने क्या किया बेटा? धरसाना में रेड डाली। तो ये सब वो लोग हैं जो कि नमक कानून से जुड़े हैं, ठीक है। यहां पे केरल, यहां पे मैंने बोल दिया मद्रास, ये सब दिमाग में रखना, उड़ीसा, ये तो गुजरात है ही, और यहां पे इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू साहब कहां पे? इलाहाबाद। अब इनके अलावा सुनो,
इनके अलावा कुछ और नाम सुनो। यहां जो ये वाला क्षेत्र है, सर तो इंडिया के बाहर है। अरे असल में कहानी क्या है कि उस टाइम पे तो इंडिया ही था ना, पाकिस्तान थोड़ा ना बना था। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो यहाँ पे एक लीडर थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान, तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, क्योंकि ये सीमा जहां अंत हो रही थी उस समय भारत की उस क्षेत्र में थे, और गांधी जी जैसे विचार रखते थे, तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ये सब शब्दों से इनको जाना जाता है। इनको बादशाह खान भी कहते हैं। तो इनने भी यहाँ पे असहयोग आंदोलन में आंदोलन यहाँ पे किया, और क्योंकि ये लोग लाल कुर्ते पहनते थे तो इनके मूवमेंट को रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड शर्ट मूवमेंट। और इनने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसका मतलब है कि खिदमत करनी है तो खुदा की करो, ब्रिटिशों की नहीं। ठीक है, तो इनने यहां पे ये मूवमेंट चलाया, खान अब्दुल गफ्फार खान। मीनवाइल इधर मणिपुर नागालैंड वाले क्षेत्र में एक लीडर थी जिनका नाम था रानी गैडिनल्यू। बेटा ये क्षेत्र और इनके लीडर एग्जाम में आते हैं। इनकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी। 13 वर्ष में ये नागा लीडर बन गई थी और इनने लीड किया। ब्रिटिशों ने इन्हें पकड़ा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इनको रिलीज करवा दिया था, लेकिन ब्रिटिशों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये तो बहुत सारे कानून और अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने तोड़े। कई लोग ऐसे भी थे जिनने बोला कि भाई अब हमारे क्षेत्र में तो नमक है नहीं, हम कौन सा कानून तोड़ें। तो गांधी जी ने बोला कि आप वन कानून तोड़ो। तो जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूं वन कानून। तो जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले जो आज के क्षेत्र हैं, यहाँ पे कई लोगों ने वन कानून तोड़े, फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, तो कई सारे जो ऐसे लकड़ियां थी जिसको काटना पेड़ों को अलाउड नहीं था, तो वो पेड़ों को काटो, तोड़ो लॉ, लेकिन हिंसा मत करना। फिर इसके अलावा यूपी बिहार वाले क्षेत्र में एक और कानून टूटा, वो था टैक्स लॉ। क्या कानून टूटा बेटा? टैक्स लॉ, कर कानून। गांधी जी ने बोला आप टैक्स मत दो, लोग भी खुश, लोगों का भी फायदा है, तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ब्रिटिशों का नुकसान भी है। ठीक है, तो ये पूरी चीज हो गई। चलो अब इससे संबंध में क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास प्रांत में नमक कानून तोड़ने वाले कौन थे? मद्रास में बेटा राजगोपालचारी थे। ठीक है, केरल क्षेत्र में किसने नमक कानून तोड़ा? अभी अभी हमने बात की कि केलप्पन ने केरल क्षेत्र में नमक कानून तोड़ा। और देखो उड़ीसा में किसने नमक कानून तोड़ा? गोपबंधु चौधरी। पूरा मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। फिर धरसाड़ा गुजरात में नमक कारखाने पर रेड किसने डाली? तो सरोजनी नायडू, अभी अभी हमने किया। ठीक है, कुछ लोग भी मारे गए थे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा इलाहाबाद में नमक कानून टूटा? जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में नमक कानून तोड़ा, नमक के पैकेट बेचे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून के अलावा किन अन्य कानूनों को तोड़ा गया? वन कानून, कर कानून, यानी ए और बी दोनों, अभी अभी बताया। फॉरेस्ट लॉ भी टूटी, टैक्स लॉ भी टूटा। छतरपुर बुंदेलखंड में किस डाकू ने कर न दो का आंदोलन चलाया? अभी एक नई चीज है। तो छतरपुर बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, और अभी तो मध्य प्रदेश में छतरपुर, मगर जो क्षेत्र है बुंदेलखंड ये एमपी यूपी दोनों में आता है, बॉर्डरिंग एरिया। तो यहां पे एक डाकू थे मंगल सिंह, उन्होंने लोगों को बोला कोई जरूरत नहीं है ब्रिटिशों को टैक्स देने की, वही कर न दो का आंदोलन। तो डाकू मंगल सिंह। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी या सरहदी गांधी कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा इनको बादशाह खान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बादशाह खान। तो बादशाह खान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? खुदाई खिदमतगार। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रन बाय खान अब्दुल गफ्फार खान? खुदाई खिदमतगार। मणिपुर एवं नागालैंड से सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? रानी गैडिनल्यू ने चलाया। ठीक है, तो ये है रानी गैडिनल्यू जी। चले भाई, तो आज हमने सविनय अवज्ञा भी खत्म कर दिया, बहुत शानदार। मुझे आशा है कि भाई आपको अच्छी लगी क्लासेस। थोड़ी लंबी हो गई लेकिन जरूरी था क्योंकि एग्जाम पास है। चलो भाई, तो अब एक बार मैं आपको एक आज का होमवर्क क्वेश्चन दे दूं और फिर हम लोग विदाई लें और आप लोग आगे की तैयारी करें, और फिर हमारी आगे क्लासेस भी होंगी हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री हमें शुरू करना है। तो भाई आज नेशनल मूवमेंट के हमने अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कर लिए। चलो आओ, हाँ एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं होमवर्क का शानदार, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, चलो भाई, तो स्वराज पार्टी बनी थी
बिल्कुल सर, आपने बताया। स्वराज पार्टी में जो अध्यक्ष थे उनका नाम है CR दास, सही बात। तो जो अध्यक्ष है बेटा स्वराज पार्टी में, उनका नाम क्या है? CR दास, जो प्रेसिडेंट है। लेकिन मैंने आप बच्चों को यह भी बताया था कि सचिव यानी सेक्रेटरी कौन है। देखें कौन बच्चा बता पाएगा। तो सचिव या सेक्रेटरी बेटा स्वराज पार्टी के कौन? तो सचिव या सेक्रेटरी स्वराज पार्टी के कौन? तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जरूर 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 बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्लास कैसी लगी। कोई और सजेशन हो वो भी बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।